यस, गुड मॉर्निंग सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप जिंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा होगा। तो जिसका था आपको बड़ा इंतजार, जिसके लिए आपका दिल था बड़ा बेकरार, वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सारा सुपर फास्ट ट्रैक बैच, जो कि 15 आवर्स का होने वाला है। उसमें सारे के सारा कंटेंट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे विथ समरी बुक के साथ। 90 से 100 पेजेस की आपकी समरी बुक है। 100 पेजेस के टोटल 10 एक पेज अपन कवर पेज, कोई इंट्रोडक्शन पेज, ये फलाना ढिकाना ये वाले पेजेस अपन हटा दें। ठीक है, तो 90 पेजेस के समथिंग अप्रोक्स वो समरी बुक रहेगी। उस समरी बुक में सारे के सारे कंसेप्ट होंगे जो कि एग्जाम के एक दिन पहले अपने को पढ़ना है। मैंने क्यों इस समरी बुक को बनाया है? बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास कितना टाइम होगा? 10 से 12 घंटे का टाइम होगा पढ़ने का। उससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा। मान के चलो चलो 15 घंटे का टाइम है। क्या तुम 550-600 पेजेस की आपकी बुक पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। स्टडी मटेरियल, स्टडी जो नोट्स है आपके, नहीं पढ़ सकते। तो 90 to 100 पेजेस की बुक आप पढ़ सकते हो 10 से 12 घंटे में। पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके अंदर कवर है। इसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आने के चांसेस है इस टाइम। ठीक है, December 22 अटेम्प्ट के लिए सारी की सारी अमेंडेड चीजें होने वाली है। ठीक है, आपको कराऊंगा क्या क्या, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये समरी बुक हम लोग पूरी पढ़ेंगे, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट हैं। प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो वर्कबुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, हम लोग वर्कबुक पूरा कर लेंगे। ठीक है, वर्कबुक आपकी जो इंस्टीट्यूट ने दी हुई है, वर्कबुक पूरा करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो आपके लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट के, जितने भी अटेम्प्ट के आईडीटी के पेपर हुए हैं, उसके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कंपाइल करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। उसको मैं बोलूंगा क्वेश्चन बैंक है वो मेरी। क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कवर करेंगे, सब लोग सब सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, प्लस एक मैराथन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैराथन क्यों होगी, क्या होगी, क्या इंपॉर्टेंट है इसका? देखो, एग्जाम के पहले समरी नोट हो गए। समरी नोट के साथ आपको एक मैराथन यूट्यूब पे, मैं ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं फटाफट से फटाफट सारी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैराथन में क्या होगा, सारा का सारा कंसेप्ट कंसेप्ट पूरी चीज हम लोग रिवाइज करेंगे। सारी चीज आपको रिकॉल होती चली जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे मैं दिखा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे करना है। तो वो मैराथन में हमारी फुल फ्लैज चीज हो जाएगी। एग्जाम के एक दिन पहले आप उठा के देख लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर। तो वो मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये पूरा का पूरा बैच आपको नॉमिनल से नॉमिनल कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, क्योंकि मेरी जो समरी बुक बनने में, क्वेश्चन बैंक बनने में, टाइपिंग का और डिज़ाइनिंग के सारे एक्सपेंसेस है, और भी अदर खर्चे हुए, वो बता नहीं सकता। ठीक है, तो और भी एक्सपेंसेस हुए। प्लस दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। कुछ लेक्चर्स देखोगे, अगर मैं सारे के सारे यूट्यूब पे पटक दूं लेक्चर्स, कुछ लेक्चर देखोगे कुछ नहीं देखोगे। ठीक है, कम से कम आप एक नॉमिनल कॉस्ट अगर आप पे करोगे तो आराम से लेक्चर्स को देखोगे भाई, आपके दिमाग में रहेगा कि ये पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं टारगेट देता हूँ 60 प्लस का। समरी बुक से आप पूरी समरी बुक रट लो, 60 से ऊपर नंबर आराम से आएंगे, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, है ना। चिंता मत करना, 60 प्लस इस पूरा समरी बुक उठा के रट लेना, 60 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। इतनी हम दम रखते हैं, इतना आराम से कर लेंगे। और कौन से बच्चे हैं इस बैच को देखना चाहिए? सुपर फास्ट ट्रैक बैच मैंने नाम लिखा हुआ है। सुपर फास्ट का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें ऊपर ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू ले लूं मैं, जिनने पहले पढ़ लिया हो वो अकेला देखे। नहीं भाई, मैं ये बैच मेनली उनके लिए लेके आया हूँ जिनने अभी तक पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नल्ले इंसान है हमारे जैसे, कि भाई आखिरी टाइम पे पढ़ेंगे, आखिरी टाइम पे देकर के साला टाइम ही नहीं बचा। तो क्या करें, इन लेक्चर्स को देखो और आराम से 15 घंटे का मैंने एक ड्यूरेशन है कि 15 आवर्स में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 1-2 घंटे का मार्जिन लेके चलता हूँ, नहीं हुआ तो मैं कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा। तो 16-17 घंटे भी हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अपलोड जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे मैं अपलोड करूंगा। कोशिश करता हूँ कि अभी 29 तारीख है, 29 नवंबर है, तो 10 दिसंबर तक सारे लेक्चर्स पूरी की पूरी कोशिश होगी प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद मैराथन आपको 20 तारीख तक प्रोवाइड कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक प्रोवाइड कर दूं यूट्यूब पे, वो तो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो जिनने नहीं पढ़ा है अभी तक, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन अभी तक पल्ले नहीं पड़ा, समझ नहीं आया, किसी टीचर से पढ़ा था समझ नहीं आया, तो वो देख सकते हो। जिनने पढ़ लिया भाई वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। जीरो से स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से ले जाऊंगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, मतलब 60 प्लस की पूरी तैयारी करा के मैं आपको छोड़ दूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको कवर कराऊंगा, आपकी पूरी वर्कबुक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब
आगे बढ़ते हैं और इस बैच की पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप से आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग और बैच क्या कैसे क्या बाई करना है, क्या चीज़ें क्या नहीं, सारी डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नहीं है आपके पास तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट नहीं है तो आपको कोई भी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हो। आपको बैच के रिगार्डिंग आपको कोई जीएसटी में कोई दिक्कत आ रही, कोई भी कहीं भी समस्या, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप कर लो, टेक्स्ट कर लो, फ़ोन कर लो एट द एंड। ठीक है, ये समरी बुक है। आपको इस बैच में मैं आपको समरी बुक प्रोवाइड करूंगा, प्लस आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट टाइम के जितने भी आए। तो इन दोनों का क्या, ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, आपको डाउनलोड करना होगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी इनको प्रिंट कराऊँ फिर आपको डिस्पैच करूँ चीज़ें। ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, 1 महीने एग्जाम का बचा है। बेटर वे ये है, आपको मैं प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ फॉर्मेट में प्लस डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। तो आप उसको डाउनलोड करो, टिक विक लगाना जो भी करना है करो। ठीक है, आपके हाथ में चीज़ होगी फिजिकली फॉर्मेट में तो आप आराम से पढ़ सकते हो, तो इनको डाउनलोड कर लेना आराम से। और एक वर्कबुक है वो आपके पास होगी या फिर डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा, आपके स्टडी मेट के पास भी होगी, स्टडी आपकी क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट पर भी डली होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। और एमसीक्यू के लिए क्या करना है सर, एमसीक्यू हुआ, प्लस आपका मैच द फॉलोइंग हुई, प्लस आपका ट्रू फॉल्स हुआ, इनके लिए क्या करना है सर। देखो, मेरा क्या मानना है, समझो, आपने 50 एमसीक्यू दे दी, मैंने अगर आपको 50 एमसीक्यू दे दी, आपने एमसीक्यू एमसीक्यू पढ़ लिया, उसके बाद आप ना कहाँ अटकोगे पता है? 51वें एमसीक्यू पे अटक जाओगे जहाँ आपने नहीं पढ़ा होगा चीज़ें। ठीक है, 50 एमसीक्यू अगर आपने मैं आपको दे दूंगा, आपने सॉल्व कर लिए, 51वें नंबर के एमसीक्यू पे आप ऑटोमेटिक अटक जाओगे अगर आपने कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली बोलूंगा कि ये समरी बुक में सारे के सारे कंसेप्ट हैं, इनको पढ़ लो, क्या कर लो, इनको पढ़ लो आराम से। एमसीक्यू आप एक भी नहीं छूटेगा, सारे के सारे कंसेप्ट अगर आपको आते हैं ना, आपको 1000 एमसीक्यू दे देंगे तो आप आराम से 1000 एमसीक्यू भी आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। और एक बात जेन्युइनली बोल दूंगा, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके दिमाग में भी क्वेरी होगी कि लेक्चर्स देखे कि नहीं देखे, तो 2 वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उन वीडियोस को देखो, उसमें आपको क्वालिटी का कंटेंट दिखेगा। और अगर वह कंटेंट समझ आता है तो आप आगे कंटिन्यू करना। 2 लेक्चर में चीज़ें समझ आ जाती है कि भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, अपने को दिमाग में झेप रहा है कि नहीं झेप रहा, झेप रहा है तो आगे जाना कंटिन्यू करना, नहीं झेप रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, और गारंटी दे रहा हूँ छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स देखेंगे ना वो आराम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। टारगेट हमारा 60 प्लस रहने वाला है, तो आप टारगेट पे ज़रा ध्यान दें कि 60 प्लस अगर मैं करा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ना है, फोकस हो जाओ, बिल्कुल फोकस, फालतू टाइम पास नहीं करना, एग्जाम अपना हमारे सर पर है। ठीक है, अब से पढ़ना है, 4-5 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट कर देना। ठीक है सर, चलो ये हमारी समरी बुक है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ समरी बुक का ये पेज है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और एक हाँ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ हम समरी बुक अकेला पढ़ लें हमारा काम हो जाए, नहीं भाई नहीं, आप ना समरी बुक आप लेते हो प्लस आपको लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरे को ऐड कराना है, कुछ चीज़ लिखाना होगा, तीर कमान बनवाना है, तो वो चीज़ मैं लिंक कराऊंगा। जो जहाँ चीज़ें मैंने छोड़ी है मेरे को पता है, कहाँ चीज़ें मेरे को छोड़ी है, कहाँ ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन नहीं करना। तो आप ऐसी गलती मत करना कि अपने को समरी बुक मिल गई तो उसी से सिर्फ वो चीज़ पढ़ लो, लेक्चर्स करना एक बार कंप्लीट करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, ये मैं रिकमेंडेशन पहले ही लिख दी है भाई, नहीं बाद में आप लोग मेरे को करी भेजो सर हमने आपकी समरी बुक हमारे पास आ चुकी है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भाई नहीं पढ़ पाओगे जब तक तुम लेक्चर्स नहीं कंप्लीट करोगे, चीज़ें कहाँ छोड़ी है कहाँ नहीं छोड़ी, कहाँ लिखाना है कहाँ एरो बनाना है वो मेरे को पता है, मैं कराऊंगा। ठीक है, यस आई कैन एंड आई विल। ठीक है, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कि 60 प्लस का टारगेट कंप्लीट करना है तो करना ही है। कोई भी डाउट आता है भाई, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7999931761, सो व्हाट्सएप कर, तो नहीं जानाते तो टेक्स्ट मैसेज कर देना, एट द एंड कॉल कर देना। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्टेड हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ इंस्टाग्राम की आईडी से, दिवांशु बंदल करके मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, पर्सनल आईडी है। ठीक है, उसके बाद सी एस में डिस्कशन करके अपना पेज है उस पर चले जाओ। टेलीग्राम पे आप मेरे को पिंग कर देना, हाई का मैसेज भेज देना और लिख देना सर ग्रुप में ऐड करो, तो अपन एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, वहाँ पे भी कोई क्वेरी होगी तो वहाँ लेना। लेकिन जो बेसिक, ठीक है सर, तो मेरे को आप व्हाट्सएप ही करना, अगर कुछ भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है व्हाट्सएप करना, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज करना, उसके बाद कॉल करना। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे अगर आपको ग्रुप बनाना तो हाई का मैसेज आप भेज देना और लिख देना ग्रुप बना, तो सर
मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। हमारी समरी बुक है। अब आपके जो स्टडी मैट है उसमें ना चीज़ें मिक्स दे रखी, स्टडी नोट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया है, तो मैंने चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंटेंट है, ठीक है सर। हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, ये पेज नंबर वगैरह मैं आपको इंक्लूड करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट कर दूंगा। और दिसंबर 2022 के लिए पूरा अमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है सर। ओके, चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार आप ये नोट्स देख लो, समरी नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा कलरफुल वे में अपन ने डब्बे में चीज़ें बंद कर दी है, ठीक है सर। ये आप देख सकते हो आराम से, लास्ट में जाके अपन ऐसा टाइम पास वाली चीज़ें भी डाल दी भाई, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, चैप्टर नंबर 2 दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, है ना, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे करते करते हमारे 90 से 100 पेजेस में हमने सारी चीज़ें कंपाइल कर दी हैं। ओके, ये बीच में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी अपन ने डाली हुई, ठीक है सर। पिक्चर विक्चर सारी चीज़ें अपन ने इनकॉर्पोरेट कर दी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लस 4 नंबर क्वेश्चन के साथ एक आध नंबर का एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ ली जाती है। ऐसे करके 6 नंबर तक आपका क्वेश्चन पेपर, ये चैप्टर नंबर 1 आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सिंपल सी बात अगर है तो जीएसटी में पहला क्वेश्चन ये है कि भैया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं, भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बहुत सिंपल है, याद करो फटाफट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। ये रिग्रेसिव इन नेचर है, आप कितनी भी इनकम बढ़ा लो, रेट फिक्स है, मतलब लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे, रेदर देन अपर क्लास ऑफ पीपल। यहाँ पे प्रोग्रेसिव नेचर है, अपर क्लास के ऊपर जितना जितना इनकम कमाता जाएगा अपर क्लास का बंदा, उस पर उतना टैक्स लगता जाएगा, तो उसको ज्यादा दिल दुखेगा। ये जो रेग्रेसिव इन नेचर है, जो छोटे लेवल के लोग है, जो लोअर लेवल है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, इनके ऊपर ज्यादा दिल दुखेगा, क्योंकि 28% इन पर भी लगना है, और अपर क्लास के ऊपर भी 28% लगना है। तो उनको अपर क्लास को 28% देने में इतनी चिंता नहीं है, लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास वालों को 28% देने में चिंता है, तो इसलिए रेग्रेसिव इन नेचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक है प्रोग्रेसिव इन नेचर, एक है रिग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है इनकम बेस्ड टैक्स है। ये कौन सा इनकम बेस्ड टैक्स है, ये हमारा सप्लाई बेस्ड टैक्स है, ठीक है। ये इनकम की जितनी ज्यादा इनकम उतना उतना टैक्स अपने पर लगा जाएगा, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है, ठीक है। ओके, उसके बाद है इसमें क्या, रेट परसेंट टू परसेंट डिफर करती है। परसेंट टू परसेंट डिफर करती है मतलब इंडिविजुअल की अलग होगी, कंपनी की अलग होगी, एचयूएफ की अलग होगी, ठीक है। इसमें रेट कोई डिफर नहीं करता, इसमें डायरेक्टली 28% है, 18% है, 5% है, वो लगने वाली है। इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं देखते कि इंडिविजुअल है कंपनी, नहीं, 28 18 जितना लगना उतना जीएसटी लगने वाला है। इसमें सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें सारा का सारा रेवेन्यू सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों में डिवाइड होता है, आधा आधा पैसा डिवाइड होता है। ये चीज कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद आता है कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ भी लिख दो चलेगा। इसमें सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ऐसा और बोल सकते हैं कि कंट्रोल भी करता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें अपने को याद करनी, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, फिर से अपनों याद करो, फटाफट याद करो, अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना, चीज़ों को फटाफट याद करते हुए जाना है, ठीक है। ये कोई प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये इनकम बेस्ड होता है, ये हमारा सप्लाई बेस्ड होता है। इनकम के ऊपर लगाया जाता है, और ये सप्लाई, जैसे जैसे सप्लाई करोगे आगे बढ़ाऊंगा चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। अभी याद करो कि इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई बेस्ड होता है, ये रेट डिफर करती है, इसमें कोई रेट डिफर नहीं करती, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें एंटायर रेवेन्यू सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद सीबीडीटी इसको कंट्रोल मैनेज करती है, इसको सीबीईसी कंट्रोल मैनेज करता है। सीबीईसी बोले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, रिपीट करो एक बार, प्रोग्रेसिव इन नेचर, रेग्रेसिव इन नेचर, इनकम बेस्ड है, ये सप्लाई बेस्ड है, ये रेट डिफर करेगी, इसमें रेट कोई डिफर नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा जाएगा, सेंट्रल प्लस स्टेट के पास जाएगा। सीबीडीटी इसको कंट्रोल मैनेज करती है, इसमें सीबीईसी कंट्रोल मैनेज करती है। चैप्टर ये क्वेश्चन खत्म, 4 नंबर हमारे आ चुके हैं। अब कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपकी पिक्चर अच्छी बनती चली जाएगी। देखो, कोई भी अगर एक लॉ होता है, कौन होता है, लॉ होता है, कोई भी लॉ बनता है, ठीक। अब जब लॉ पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई भी लॉ पास होता है तो वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। और एक्ट जब बनता है तो वो पूरे इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया। पहले पहले रहता था ना,
दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऐसी बात अब चली गई है, ये जीएसटी जो आया हुआ है होल ऑफ इंडिया पे लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कोई भी लॉ अगर बनाया गया है और अगर वह पार्लियामेंट में पास हो गया तो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है वो। ठीक है सर, अगर कोई लॉ बनाया गया है, अगर वह स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है भाई, हर एक स्टेट का अलग अलग लेजिस्लेचर होता है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं विधानसभा, पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। ठीक है, कोई भी एक्ट अगर स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है, कोई भी लॉ, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा और वो एक्ट उस स्टेट में लगेगा जिस स्टेट की लेजिस्लेचर में वह पास हुआ है। सिंपल सी बात है, समझ आया इस चीज को। ठीक है सर, समझ गए। तो क्या हुआ, जब जीएसटी आ रहा था ना तो लड़ाइयां हुई। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो जीएसटी का कलेक्शन होगा मैं रखूंगा पूरा का पूरा। मतलब कि मैं भाई पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कर दूंगा, सेंट्रल सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। कोई भी लॉ अगर अपन पास कर देंगे तो पूरे इंडिया पे लग जाएगा, तो पूरे इंडिया से सारा का सारा पैसा मैं कलेक्ट करूंगा। तो इस चीज को समझना होगा कि भाई अगर सारा का सारा पैसा, इनडायरेक्ट टैक्स का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, डायरेक्ट टैक्स का तो अल्टीमेटली रखती है, जितना भी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगने लगेगी तो स्टेट के पास से पूरा कंट्रोल चला जाएगा, उसके हाथ में कोई फंड नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांग मांग के फंड लाना पड़ेगा, भैया पैसा दे दो पैसा दे दो। अब अभी क्या है, सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट बैठी हुई है, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो अगर मान के चलो एमपी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा, एमपी है, यहाँ पे मामा जी है, मामा जी बोलेगा कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो, भर भर के सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा। लेकिन दिल्ली सरकार बोले तो आम आदमी पार्टी जी चले जाए बीजेपी की सरकार के पास कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो, कम पैसा देगा तो वो स्टेट कम डेवलप हो पाएगा। इसीलिए स्टेट बोलता है कि भाई हमको भी पैसे में हिस्सा चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन में तो ठीक है तुम कमाते रहो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमें भी कुछ फंड चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। तो बोला 50% पैसा हमको चाहिए, जितना भी कलेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल के पास जाएगा, 50% स्टेट के पास जाएगा। अब कैसे पता करें कि कौन सा स्टेट के पास जाना चाहिए, तो समझो क्या बोला गया है यहाँ पे। अगर जिसे मान के चलो 100 रुपए की सेल होती है इंटू, और जिसपे 10% जीएसटी लगने वाला है, हम बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, रेट 10% नहीं होती, तो मान के चलो 10 रुपए कलेक्ट हुआ। ठीक है, 10 रुपए हमारा कलेक्ट हुआ। अब 10 रुपए 50% बोले तो 5 रुपया स्टेट के पास जाएगा, 5 रुपए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो मान के चलो मैंने तुम्हें एक 5 रुपए 100 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट बेचा जिसपे 10 रुपए जीएसटी आया, जीएसटी अपन ने कलेक्ट किया, तो 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या पास किया गया, सीजीएसटी एक्ट पास किया गया कि भैया सीजीएसटी एक्ट पास कर लो, 5 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब फिर ये जो 5 रुपए है ये स्टेट एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी एक्ट पास कर लो, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा स्टेट खाएगा ये 5 रुपए। अगर मान के चलो मैं भी एमपी में हूँ और तुम भी एमपी में हो, अगर सेल हुई, मतलब सेल अभी अपन बेसिक से एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर मैंने सेल की सिर्फ एमपी में, मैं सेलर हूँ तुम बायर हो, मैंने तुम्हें सेल किया एमपी के अंदर, तो इसमें क्या है कि एमपी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है भैया आधा पैसा एमपी के पास जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सेल हुई एमपी से यूपी में, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूपी, यू है ये, ठीक है, अब सेल होती कहाँ पे, यूपी में, एमपी से यूपी में, मैं एमपी में बैठा हूँ तुम यूपी में बैठे हुए। ठीक है, मैंने तुम्हें 100 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट लिए और तुमने खा लिए। अब जीएसटी में बोला गया कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो स्टेट खाएगा, मतलब कि यूपी में बैठे हुए हो तुमने खाया, मतलब तुम्हारी स्टेट ने खाया। ठीक है, जो स्टेट कंज्यूम करेगा गुड्स को सर्विसेज को उसके पास टैक्स जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एमपी में बैठा हूँ तुम यूपी में बैठे हो, तुमने कंज्यूम किए मेरे गुड्स को। ठीक है सर, तो मतलब यूपी गवर्नमेंट यूपी स्टेट में कंज्यूम हुआ है, तो ये जो टैक्स है अब जाएगा यूपी के पास। ठीक है सर, यूपी के पास। ठीक है सर, तो अब इसको कलेक्ट कैसे करेंगे समझो। तो अब जैसे कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब अगर आप ट्रांसफर करते हो, मतलब कि मैंने एमपी से बैठा हूँ यूपी में, तो मैं सप्लाई की, तो टैक्स तो मैं तुमसे ले लूंगा। 100 रुपए की सेल है भाई, 100 रुपए का पार्ले जी का पैकेट है, 10 रुपए तू मेरे को टैक्स दे दे, तू मेरे को टैक्स दे देगा 10 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10 रुपए मैंने कमाया, ये जो 10 रुपए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आईजीएसटी
एक्ट पास करेंगे। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती है तो आईजीएसटी लगता है, उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, धीरे धीरे बस पेशेंस रखते हुए सुन लो पूरा लेक्चर, शांति से मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पे मैं लगा दूंगा आईजीएसटी, मतलब कि मैंने 10 रुपए आईजीएसटी कलेक्ट किया, ये जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सीजी क्या करेगी, सीजी आधा पैसा किसको दे देगी, यूपी गवर्नमेंट को दे देगी। 5 रुपए अल्टीमेटली यूपी के पास पहुंच जाएगा और 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेगी। ठीक है, ये चीज था। सर आप बोलोगे सर हमें पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं आया, तो एक बार और समझाता हूँ मैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे लेते हैं अपन, अगर मैंने एमपी टू एमपी सेल की, ठीक है साहब, एमपी टू एमपी, मैं भी एमपी में हूँ, तुम भी एमपी में बैठे हुए, 10 रुपए का टैक्स मैंने कलेक्ट किया तुमसे, तुम मेरे को अल्टीमेटली तुम मेरे को टैक्स दोगे। ठीक है, तुमने 10 रुपए का मेरे को टैक्स दे दिया। ठीक है सर, अभी 10 रुपए क्या करूंगा मैं, एक SGST बोले तो, SGST बोले तो स्टेट, ये एक्ट के नाम है, SGST बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा CGST। सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, CGST बोले तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, 10 रुपए, ये एमपी टू एमपी अगर मैं सेल करता हूँ तो 5 रुपए स्टेट के पास जाएगा, 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये 5-5 रुपए अपन, ये एक्ट है, मतलब कि ये, ठीक है, 5 रुपए यहाँ जाएगा, 5 रुपए यहाँ जाएगा, ये नाम से कलेक्ट करूंगा मैं, नाम से ही कलेक्ट करूंगा। ठीक है, कि भैया 10 रुपए का टैक्स हो रहा है तो 5 रुपए CGST, 5 रुपए SGST के नाम से ही कलेक्ट करूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, एमपी टू यूपी, मैं एमपी में तुम यूपी में, कलेक्ट कौन कर रहा है टैक्स, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ भाई। 10 रुपए मेरे पास आया तो मैं इस पे का लगा दूंगा आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंटीग्रेटेड है, ये 10 रुपए कलेक्ट हुआ है ना। अब ये आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा पूरा पैसा, पूरा पैसा सेंट्रल के पास जाएगा। अब सेंट्रल क्या करेगी भाई, यूपी वाले को पैसा दे देगी, यूपी गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर कर लेगी। कैसे करेगी, क्या करेगी, अपना मैटर नहीं है वो। आईजीएसटी अपन पूरे 10 रुपए पे आईजीएसटी लगा दो, बात खत्म करो, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा यूपी गवर्नमेंट को दे देगी। अगर एमपी टू यूपी सेल हुई, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हुई है। ठीक है, ये माजरा होता है। ठीक है, अब ये चीज अपन ने समझ ली है। अब हमारे पास क्या है, 28 तो स्टेट है। अब मान के चलो मैं स्टेट में नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ दमन एंड दीव में। अब क्या करें भाई, तो एसजीएसटी, या तो देखो कोई भी या तो कोई स्टेट होगा एक चीज, या तो फिर कोई क्या होगा, यूनियन टेरिटरी होगी। दो ही चीज होती है ना हमारे इंडिया में, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं। 28 स्टेट होती हैं और 8 यूनियन टेरिटरी होती है। अमेंडो के हो गई थी, 7 होगी, जैसे कर कर आगे अभी 8 है, रिसेंटली 8 है यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। ये पेपर में नहीं पूछेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अब या तो वो स्टेट होगी या तो वो यूनियन टेरिटरी होगी। तो अगर वह स्टेट है तो एसजीएसटी लिख दूंगा मैं, यहाँ पे एसजीएसटी कलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं दमन एंड दीव में बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूटीजीएसटी। सिंपल सी बात है, इसको काट के मैं यूटीजीएसटी लिख दूं, यूटीजीएसटी कलेक्ट कर लूंगा 5 रुपए। सिंपल है, इससे 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 ज्यादा सिंपल मैं ले जा नहीं सकता। अगर एमपी टू एमपी सेल की, सॉरी एमपी बोल रहा हूँ, अगर मैं दमन एंड ड्यू टू, ठीक है लिख तुम लेना, दमन एंड ड्यू टू सेल, दमन एंड ड्यू से मैंने दमन एंड ड्यू में तुम्हें सेल किया, ठीक है, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो मैं यूटीजीएसटी कलेक्ट कर लूंगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5 रुपए और प्लस 5 रुपए सीजीएसटी तो मेरे को कलेक्ट करना था, वो करूंगा। अगर मान के चलो इंटर स्टेट सेल किया, मान के चलो दमन एंड दीव से अगर मैं एमपी में सेल करता हूँ, उस केस में क्या करूंगा, मैं आईजीएसटी ही कलेक्ट करूंगा, क्योंकि भाई एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सेल होगा तो आईजीएसटी ही लगेगा। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट में कंज्यूम हुआ है, यूपी में कंज्यूम किया ना, दमन एंड दीव से यूपी में अगर अपन ने सेल किया तो यूपी वाली गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। तो ये ट्रांजेक्शन ठीक रहेगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले लेगी, आधा पैसा यूपी को दे देगी। सिंपल है, इससे ज्यादा हम सिंपल नहीं ले जा सकते। अब इनके रिगार्डिंग क्या, पैसा तो कलेक्ट कर लेंगे लेकिन एक्ट भी तो पास करना होगा, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एक्ट पास करना जरूरी है, तो हमको एक्ट पास कराना पड़ेगा, तो अपन एक्ट पास कराएंगे। ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो अब हुआ क्या, 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया, जो कि पास किया गया 8 सितंबर 2016 को। हुआ क्या था, मैंने आपको लड़ाई समझाई थी कि भाई लड़ाई हो गई थी भाई दोनों, कि स्टेट पैसा रखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में दोनों को पावर दे दी गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा तू रख, स्टेट गवर्नमेंट है तो तू आधा पैसा तू रख, या फिर तू यूनियन टेरिटरी होगा तो यूनियन टेरिटरी तू आधा पैसा रख। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसके रिगार्डिंग अपन ने अमेंडमेंट कराया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि ऐसी कोई पावर नहीं थी कि भाई दोनों एक साथ टैक्स लगा दें। तो इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भैया 8 सितंबर
2016 को ये एक्ट पास किया गया। एमसीक्यू में आपको डेट दे देंगे 4, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। 8 सितंबर को एक कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया, जिसमें पावर दी गई किसको भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लस स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई तुम अपने अपने एक्ट बनाओ और जीएसटी लगाओ। अब पार्लियामेंट देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी पार्लियामेंट में अपन ने एक्ट पास करा है सीजीएसटी, पूरे इंडिया पे लगा दिया, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी, जैसे एमपी का स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे एक एक्ट पास करेंगे जिसका नाम देंगे एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है। टू मेक लॉस एंड गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स दैट it will be a dual system of state and central authorities for all the SSC। सीधी सी बात है भैया, सेंट्रल और डुअल कंट्रोल हो जाएगा, स्टेट भी उस पर कंट्रोल करेगा आधा पैसा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, सिंपल सी बात है। ये अमेंडमेंट किया गया, ठीक है सर। और अब देखो हर एक स्टेट का अलग अलग एसजीएसटी, बात ध्यान रखना, सीजीएसटी एक एक्ट पास किया गया पूरे इंडिया पे लगा दिया गया, आधा पैसा वो रख लेगा। हर एक स्टेट का एसजीएसटी, जैसे एमपी है तो एमपी का एसजीएसटी अलग होगा, यूपी है तो यूपी का एसजीएसटी अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। तो अपने को बेसिकली पढ़ना कौन सा एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट भाई, अब देखो सीजीएसटी क्या है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है ना, सीजीएसटी पूरे इंडिया पे लगता है। एसजीएसटी भाई, मैं एमपी में बैठा हूँ, तुम यूपी में बैठे हो, कोई बंदा राजस्थान में बैठा होगा, तो भाई कौन सा एक्ट पढ़े भाई। तो हमारी इंस्टीट्यूट बोलती भाई अपने को सीजीएसटी पढ़ना है, क्योंकि अपने को पूरे सेंट्रल लेवल पे यही लगाते हैं। एक होता है या तो एसजीएसटी होगा या तो फिर यूटीजीएसटी होगा। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि भाई ये एसजीएसटी होगा कि यूटीजीएसटी। अगर तुम स्टेट में हो, जोन सा स्टेट कंज्यूम करेगा तो जो स्टेट कंज्यूम करेगा तो एसजीएसटी लगेगा, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है वो कंज्यूम कर रही है तो यूटीजीएसटी होगा। ये दो एक साथ तो कभी लगेंगे नहीं, या तो कोई स्टेट होगा या तो फिर वो यूनियन टेरिटरी होगा। एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी में बोला भाई जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो, एक स्टेट जब दूसरे स्टेट में सेल करता है, आंख बंद करके आईजीएसटी लगा देना, चिंता ही मत करना, वो पूरी रेट से लगेगा। मान के चलो आईजीएसटी आप लगाओगे ना, जैसे 18% जीएसटी की रेट दे रखे तो 18% से लगा देना। लेकिन जब आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगाओगे ना, तो मैंने आपको बताया था आधा आधा पैसा अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9% कौन सीजीएसटी लगा देना, 9% अपन एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगाएंगे। अगर अब भी आपको चीज समझ नहीं आ रही है ना, चिंता बिल्कुल मत करो, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, सब चीज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, कैसे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये ना चैप्टर बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें सारे चैप्टर्स का एक हेलीकॉप्टर व्यू डाल दिया है इस चैप्टर में। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। भाई अब आरसीएम क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, आप पूरा थोड़ी समझा पाएंगे, उसकी डेफिनेशन इन चैप्टर्स में दे रखी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से सारी चीज ऑटोमेटिकली समझ आएंगी, क्योंकि ये ना बेसिक चैप्टर एक हेलीकॉप्टर व्यू दे दिया। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम इस चैप्टर में लगा दूंगा तो आने वाले चैप्टर में क्या टाइम लगाएंगे बताओ, है ना। इसीलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, हम लोग बात कर रहे थे उस चीज के ऊपर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, ठीक है साहब। अब आर्टिकल 246 ए, अपने को 3 आर्टिकल नंबर याद करना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 246 ए, 269 ए और 279 ए। आर्टिकल 246 ए में क्या पावर दी गई किस चीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीजीएसटी एक्ट बना, स्टेट गवर्नमेंट तू अपना सेपरेट एसजीएसटी बना, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी देखो कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक स्टेट को कंट्रोल कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी स्टेट में, एमपी का अगर स्टेट है, अगर आप उसमें कोई लॉ है, अगर आप उसको स्टेट लेवल पे बोलो तो स्टेट लेजिस्लेचर में पास करा लो तो पूरा एमपी के ऊपर लग जाएगा। दैट मीन्स कंट्रोल किसके पास जा रहा है, स्टेट के पास। लेकिन यूनियन टेरिटरी ऐसी होती है, हमारी 8 ऐसी जगह, दमन एंड दीव हो गया, लद्दाख वगैरह हो गया, ठीक है। 8 ऐसी जगह है जहाँ पे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई, उसको कंट्रोल करता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस पर क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। मैंने आपको समझा दिया गया कि अगर आप जब भी कंज्यूम करने वाली स्टेट अगर यूनियन टेरिटरी है तो उस पर यूटीजीएसटी लगता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए क्या अलग से एक्ट पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कोई भी स्टेट है तो वो अपना स्टेट खुद एक एक्ट पास करेगा। तो आर्टिकल नंबर 246 में पावर दी गई, किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे को पावर है सीजीएसटी एक्ट पास कर, स्टेट गवर्नमेंट तेरे को पावर है एसजीएसटी एक्ट पास कर, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे को पावर दी गई कि आईजीएसटी एक्ट पास कर, और यूटीजीएसटी एक्ट भी पास करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर दे दी गई, याद करना है 246 ए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछते हैं कि भैया कब पावर कैसे दी गई, पावर भी ऐसे दी गई, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया। आईजीएसटी जैसे कि जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई है, जैसे एमपी टू यूपी अगर सेल हुई है, एमपी वाला व्यक्ति ने
कलेक्ट कर लिया टैक्स, तो ये अल्टीमेटली आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आईजीएसटी के रूप में कि भैया आईजीएसटी एक इंटीग्रेटेड जीएसटी आप कलेक्ट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा और आधा पैसा उस स्टेट को दे देगा जो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बात लिखी हुई है, पढ़ लो भैया क्या लिखा है कि आईजीएसटी विल बी अ पोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मत लिखो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें आप इतना लिख सकते हो, आईजीएसटी विल बी अ पोर्शन बिटवीन सेंटर और स्टेट इन अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, या फिर एज में प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। सिंपल सी बात है, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया तो उस एक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से अपन अपोर्शन कर देंगे सीधे, और एक्ट में लिखा है कि 50-50% अपोर्शन करना है। ठीक है, जीएसटी विल बी लीवर्ड, ये एक चीज बता दी गई है भैया, जीएसटी की डेफिनेशन दे दी गई यहाँ पे। जीएसटी लगेगा किस पे लगेगा, सप्लाई पे, सप्लाई करने पर लगेगा। सप्लाई चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब क्या भैया, सेल करना, एक्सचेंज करना, बार्टर करना, ठीक है, ऐसी चीज। तो सप्लाई अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। मेनली समझो यहाँ पे कि सप्लाई मतलब सेल। ठीक है, सब जीएसटी लगेगा किस चीज पे, सप्लाई करने मतलब सेल करने पर लगेगा। नॉर्मली बता रहा हूँ, गुड्स पर, सर्विस पर, गुड्स पर लगेगा, सर्विस पर लगेगा, और दोनों पे लगेगा। ठीक है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी की डेफिनेशन से दारू को बाहर कर दिया। दारू को क्यों बाहर किया गया, इसका एक लॉजिक सा दे देता हूँ फटाफट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वेट और एक है ये चीज मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। चलो अभी रुको, दारू को बाहर के बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक बाद में। अब हम समझते हैं यहाँ पे आर्टिकल 269 है। आर्टिकल 269 क्या कहता है, अगर इंपोर्ट करते हो आप कोई भी चीज को इंपोर्ट करते हो तो उस पर आईजीएसटी लगा देना। आर्टिकल 269A कहता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स और सर्विसेज को या फिर दोनों चीजों को, तो आप उस पर आईजीएसटी लगा देना, उसको हम मान लेंगे इंटर स्टेट सप्लाई हुई है। ठीक है सर, ये चीज उन्होंने बात कर दी गई है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब ये मैं अभी आपको छुड़वा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, उसके 2 मिनट बाद हम लोग वापस आते हैं। कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिस पर वेट लगता है, अभी क्या लगता है, वेट लगता है VAT प्लस आप बोल सकते हो और कोई भी, हाँ इस पे तो अभी वेट ही लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, अदर टैक्स भी बोल सकते थे लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। सो वेट लगाता है, कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर वेट लगता है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में डायरेक्ट पूछते हैं भाई, या फिर एमसीक्यू में भी डाल देते हैं, 6 में 4 में से कुछ भी दे देंगे एमसीक्यू में, बताओ। ठीक है, अभी क्या वेट लगता है, इस पे क्या आगे जाके जीएसटी लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, अभी तक रिकमेंड नहीं किया गया। तो इन 6 चीजों पे अभी वेट लगता है, और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। एक्साइज ड्यूटी इन 5 पे लगती है, बताता हूँ। ठीक है, तो इन 6 चीजों पे अपने को क्या लगाना है, अपने को वेट लगाना है। जीएसटी जिस दिन रिकमेंड, जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगी उस दिन से हम इस पर जीएसटी लगाएंगे। पहली चीज है पेट्रोलियम क्रूड, दूसरी चीज है हाई स्पीड डीजल, तीसरी मोटर स्पिरिट, चौथा नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन। 6 चीजें हैं, इन पर वेट लगता है। आने वाले टाइम में इन 5 चीजों पर, अभी दारू छोड़ देना, आप एल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के इन 5 चीजों पर आगे से जीएसटी लगेगा। कब से लगेगा, रिकमेंड कर देगी जीएसटी काउंसिल, नोटिफिकेशन दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, भैया आज से हमें इस पे जीएसटी लगाने लग जाएगा, लेकिन अभी तक वेट लगता है, अभी तक वेट लगता है। ये 5 चीजें, इसमें एमसीक्यू आता है। ठीक है, लेकिन जो एल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन है, ध्यान रखना इस पर जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया इसको, कि इस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब इसका लॉजिक अब मैं देता हूँ। ऊपर मैंने लॉजिक नहीं बताया, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। हुआ क्या, देखो स्टेट चाहती है, देखो मैक्सिमम रेट क्या है जीएसटी की, 40% है। मैक्सिमम रेट में आपको बता दे रहा हूँ, लिखना है लिख लो। सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट है 20%, SGST की मैक्सिमम रेट है 20%, SGST लिख सकता हूँ यहाँ पे अपन स्लैश लगा के, UTGST लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आईजीएसटी में बोला गया भैया मैक्सिमम रेट है 40%, क्योंकि देखो 20 प्लस 40 ये इसको अपोर्शन करना होता है, इसलिए इसका रेट, इसकी जो रेट होती है पूरी टोटल रेट लगा देते हैं अपन। ठीक है, इसके मतलब डबल होती है, सीजीएसटी का डबल होता है आईजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का डबल होता है, या फिर इनको टोटल भी कर लो, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का टोटल भी अपन आईजीएसटी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डबल होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोर्शन करना होता है उस स्टेट के अंदर। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैक्सिमम रेट होती है इतनी। अब हुआ क्या एक्चुअल में, अभी वेट अगर पूरा जीएसटी लग गया ना, इससे ज्यादा ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक और चीज इसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ, अभी मैक्सिमम जो रेट है नोटिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कितना दे रखा हुआ है, 14%।
इसका 14 है, इसका 14 है, इसका बोला गया मैक्सिमम 28%। ठीक है सर। मैक्सिमम जो रेट अभी एक्ट के अंदर लिखा गया है 20%, 20%, 40%, लेकिन अभी नोटिफिकेशन से किया कि भैया दादा जीएसटी अभी आया हुआ है, 4-5 साल हुआ है, फिर स्टार्टिंग का ईयर है, इतना ज़्यादा जीएसटी मत लगाओ, मैक्सिमम 14% लगाएंगे, सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी या फिर टोटल आईजीएसटी 28%, इससे ज़्यादा हम अभी ये नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर किया कि अभी के लिए भाई स्टार्टिंग है, ज़्यादा मत लगाओ, 14-14, 28 लगा सकते हैं मैक्सिमम रेट, लेकिन एक्ट के अंदर लिखा गया कि भैया मैक्सिमम कितना कितना प्रतिशत लग सकता है, 20%, 20%, 40% हम लगा सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर। अब अल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगता, आने वाले टाइम में भी क्यों नहीं लगाया जाएगा, नीचे इन्होंने लाइन दे रखी हुई क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया जाएगा, तो रीजन मैं बता रहा हूँ, इसमें नीचे दे रखा हुआ है कि भैया अभी जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पर सेल्स एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट जो लगता है वही लगेगा, आगे जीएसटी कभी नहीं लगेगा, बाकी 5 चीज़ों पर, ये ऊपर वाली 5 चीज़ों पर जीएसटी आने वाले टाइम में लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगता, इसका है कि भाई देखो वैट क्या होता है, इसकी जो रेट है ना, आप 15%, 20%, 40% लगा सकते हो। अभी मैंने जो मैक्सिमम रेट बताई ना, वे कि 18%, ओ सॉरी, अभी 14% लगती है मैक्सिमम नोटिफिकेशन देके, लेकिन होता क्या है कि अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट के पास अभी कोरोना के टाइम पे पैसा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर बहुत ज़्यादा वैट बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, फंड आ गया। तो कोई भी अगर स्टेट है, कोई भी यूनियन टेरिटरी, अगर इनके पास का पैसा नहीं है, फंड की कमी आ रही है, तो ये क्या है, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर वैट का परसेंटेज बढ़ा देंगे, जिससे इनका पैसा कलेक्शन हो जाए। तो इसलिए अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी से बाहर किया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो जीएसटी की रेट है ना, अभी 14% है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है, उससे ऊपर तो हम लगा ही नहीं सकते, और मैक्सिमम जो एक्ट के अंदर दे रखा है 20% दे रखा है, उससे ऊपर लगा ही नहीं सकते। इसलिए क्या है, वैट में इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए, भैया कोई आपातकालीन स्थिति ना आ जाए, फंड की कमी ना हो जाए, इसलिए अल्कोहलिक लिकर को साइड रख दिया। तो मैं वैट लगाना जितने परसेंट स्टेट अपने हिसाब से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वैट को, इसलिए अल्कोहलिक लिकर एक आध जो चीज़ें छोड़ दो भाई, कि भाई अगर फंड की रिक्वायरमेंट रह गई तो ये ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए जीएसटी नहीं लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ पे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, एक्साइज, वही जो नीचे अपन ने 5 चीज़ें पढ़ी, हाँ जो नीचे 5 चीज़ें पढ़ी, इसके रिगार्डिंग में आपको एक वो दे देता हूँ, निमोनिक में आपको बताता हूँ, जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। जरा सा झूम ले बोले तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जरा सा झूम ले, ठीक है, पी ले। जरा सा घूम ले, घूम ले भाई, गरीब इंसान है, मोटरसाइकिल अपनी स्प्लेंडर से घूमेगा, होंडा पे बैठा अपना लौंडा, ठीक है, तो वो किससे घूमेगा, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में क्या डलता है, मोटर स्पीड, मोटर स्पीड को बोलते हैं पेट्रोल, मोटर स्पीड पे घूमेगा, ठीक है, एक चीज याद हो गई, मैं मोटरसाइकिल से घूमेगा तो पेट्रोल, पेट्रोल पे क्या नहीं लगता अपना, वेट लगता है, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और अमीर हुआ तो भाई टैक्सी में घूमेगा, चलो टैक्सी में क्या लगता है अपना, नेचुरल गैस लगता है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, निमोनिक बनाया हुआ अपन। गरीब से थोड़ा सा अमीर हुआ तो क्या, टैक्सी में घूमेगा, टैक्सी में नेचुरल गैस लगता है। उसके बाद क्या है भैया, और थोड़ा सा अमीर हुआ तो भाई उसने कार खरीद ली, कार में डीजल डलता है, तो हाई स्पीड डीजल हो गया, ठीक है। उसके बाद अ, और अमीर हो गया तो उसके बाद और अमीर हुआ तो क्या भाई, एरोप्लेन में घूमेगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन बोले तो भाई हेलीकॉप्टर में डलने वाला फ्यूल होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड है, उसको तो ऐसे ही याद कर लो, एक निमोनिक ये देता हूँ, ठीक है। दूसरा निमोनिक क्या देता हूँ मैं, पेट्रोल निकाला, पेट्रोल निकाला उसको बोलते हैं पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल निकाला पेट्रोलियम क्रूड बोलते हैं उसको, एक चीज, पेट्रोल निकाला तो पेट्रोलियम क्रूड बोलेंगे। सबसे पहले क्या बनता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो सबसे प्योर चीज होती है ना, सॉरी, सबसे पहले मतलब कि पेट्रोलियम क्रूड निकाला, कच्चा पेट्रोल निकाला, उसको निकाला, एक छन्नी से छाना, तो उसमें बनेगा हमारा क्या, हाई स्पीड, क्या दे रखा, हाँ हाई स्पीड डीजल बनेगा। डीजल में थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, डीजल थोड़ा एचपी डीजल बनता है। उसके बाद क्या बनेगा, पेट्रोल बनता है, थोड़ा और प्योर होता है। उसके बाद क्या बनता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल बनता है। ये प्रोसेस है भाई, सबसे लास्ट में एविएशन टरबाइन फ्यूल बनता है। उसके बाद एक नॉर्मली अब नेचुरल गैस याद कर लो ऐसे कि भाई उसके बाद निकलेगा तो क्या बनेगा, नेचुरल गैस बनेगा। ये जरा सा झूम लो वाला तो अपन को याद ही है भाई, जरा सा झूम लो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दो निमोनिक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी गई, याद रखो इस चीज को। अब अपन जाते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वही 5 चीजों पे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस प्लस एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन 5 चीजों पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। और इन्हीं 5 चीजों पे क्या लगता है, हमारा वैट लगता है, ठीक है। एक चीज को छोड़ देना, नीचे यहाँ पे स्टेट के पास क्या दे दिया गया भैया, पावर दे दी गई भैया कि तुम्हारे पास गरीब हो गए, तुम फंड नहीं है तो तुम एल्कोहलिक लिकर से भैया फंड को रेज कर लो, ज्यादा वैट लगा तो ज्यादा पैसा निकालो। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया भैया, जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन टोबैको प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया गया। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स को बोला गया कि भाई एक्साइज ड्यूटी तुम लगा लो, एक्साइज ड्यूटी लगा के तुम्हें जितना फंड निकालना है तुम उससे नहीं निकाल सकते, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, हाउएवर वंस जीएसटी इज इम्पोज्ड व्हेन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑन दिस गुड्स। सीधी सी बात है, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा
जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा उस दिन 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर ये टोबैको को भी इंक्लूड कर लेना, टोबैको को भी इंक्लूड कर लेना कि भाई इन 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अभी लगता है ना, आगे जाके जीएसटी लग गया, उसके बाद जीएसटी लग गया तो उसके बाद और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है अभी 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर। आने वाले टाइम में अगर इन पे नोटिफाई कर दे कि भाई इस पे जीएसटी लगाएंगे तो इन 6 प्रोडक्ट्स पर हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, और जो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट वाली बात है ना, इसको ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई टोबैको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गरीब हो गई तो अपन टोबैको टोबैको प्रोडक्ट से वैट एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए। और एट द एंड अपने को समझने के लिए 6 प्रोडक्ट है, इनके ऊपर भैया जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगी जीएसटी लगाना तो उस दिन जीएसटी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एल्कोहलिक लिकर है भाई, स्टेट इस पे स्टेट गवर्नमेंट याद रख लो भैया, स्टेट गवर्नमेंट गरीब हो गई तो यहाँ पे एल्कोहलिक लिकर से हम पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट गरीब हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट गरीब हो गई तो हम यहाँ से पैसा लगा सकते निकाल सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक बार जीएसटी नोटिफाई करती है कि भाई यहाँ अब आज से भाई जीएसटी लगेगा, तो ये टोबैको प्रोडक्ट भी हो गया और पांचों जो प्रोडक्ट है इन पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज। और अपन अब आगे निकलते हैं। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 का, भी एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले, याद ना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया। जीएसटी का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। याद कर लो कि जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है कि सप्लाई पर लगता है, गुड्स और सर्विस और बोथ पर। ठीक है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये भाई ये डेफिनेशन है, क्या है ये? डेफिनेशन है, जीएसटी की डेफिनेशन है। गुड्स जीएसटी इज लीविड ऑन सप्लाई ऑफ, याद करो, जीएसटी इज लीविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद करो, जीएसटी इज लीविड ऑन गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर, एक चीज हो गई। व्हाट इज जीएसटी के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने चेपा है यहाँ पे। यह एक वैल्यू एडेड टैक्स है विच इज लीवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ। मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है मतलब का, अब मेरे को बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, बेसिक लेक्चर चल रहा है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में अपन को समझना पड़ेगा। और ये बेसिक चैप्टर है, हेलीकॉप्टर व्यू देना था इनको, लेकिन इन्हें बहुत डेप्थ में इसको अपने को ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डेप्थ में, कि ये वैल्यू एडेड टैक्स कैसे होता है। जैसे कि भाई एक है मैन्युफैक्चरर, ये रहा हमारा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये रहा हमारा होलसेलर WS। ठीक है, उसका हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर आता है। 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाता है इस पर। ठीक है, 10% अपन ने प्लस 10% अपन ने जीएसटी लगाया, वो था 1 रुपये। ठीक है, तो ये 11 रुपये हो गया। इसके बाद इसने कोई भी चीज़ 11 रुपये में इस व्यक्ति को बेची, 11 रुपये में बेची। अभी अब बंदा अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, होलसेलर, होलसेलर जब अपना प्रॉफिट जोड़ेगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट जोड़ेगा, कितना हो गया? 12 रुपये हो गया। अब इस पे जीएसटी लगाओ 10%, 1.20 रुपीज़, तो ये कितना हो गया? 13 रुपये 20 पैसा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे पे तो मेरे को तुरंत स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना सर, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, पहले क्या किया, होलसेलर ने 10 रुपये का कोई आइटम था, 10 रुपये का कोई आइटम था, 10 रुपये का कोई आइटम था, उसने बेचा, तो 1 रुपये की उसमें अपन ने जीएसटी लगा दी उस पर। ठीक है, तो वो टोटल 11 रुपये का होगा। 11 रुपये को किसको बेचा? होलसेलर को। होलसेलर भाई प्रॉफिट कमाएगा, होलसेलर प्रॉफिट कमाएगा 1 रुपये का, तो ये टोटल हो गया हमारा 12 रुपये। उस पर जीएसटी लगा दिया कितना? 1.20, 10% पे जीएसटी लग गया 1.20 टोटल पे, अपन ने 10% जीएसटी लगा दिया। ये हो गया हमारा कितना? 13 रुपये। ये होलसेलर बेचेगा कितने का? 13 रुपये 20 पैसे का। अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा? 13 रुपये 20 पैसे का पड़ जाएगा। तो समझो यहाँ पे क्या हुआ, समझो यहाँ पे क्या हुआ। जैसे जैसे ये पहले 11 रुपये पे जीएसटी लग गया, फिर यहाँ पे कितने पे लग गया? 12 रुपये पे जीएसटी लगा, लगा कि नहीं लगा? सॉरी, पहले किस पे लगा? 10 रुपये पे जीएसटी लग गया, फिर एडिशनली इस व्यक्ति को 10 पे लगा दिया, फिर इन्होंने यहाँ पे 12 पे लगा दिया। मतलब जो वैल्यू जो एडिशन होती जा रही है उस पर जीएसटी लगता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है। जैसे कि भाई ए ने बी को बेचा, जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। ठीक है, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया है कि 1 रुपये का, इस प्रॉफिट के ऊपर भी इसने जीएसटी लगाया, मतलब कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी लगाया। मैन्युफैक्चर के प्रॉफिट पे भी जीएसटी लगाया, और उसके बाद होलसेलर ने उसको उसने प्रॉफिट ऐड किया तो उस पर भी जीएसटी लगा। हर चीज पर जीएसटी लग रहा है। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड होती चली जाएगी हमारे प्रोडक्ट में, उतनी ज़्यादा जीएसटी लगती चली जाएगी, वैल्यू एडेड होता चला जाएगा। ठीक है सर, ये बहुत अच्छे से समझेंगे हम आईटीसी जैसे चैप्टर्स में। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर ने, चलो फिर से ले लेता हूँ, मेरे को क्या समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें क्या कुछ समझ नहीं आएंगी, और मैं नहीं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँ। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट में यहाँ ज़रूरत नहीं थी इतनी, है ना, लेकिन अपने को समझाना पड़ेगा। आईटीसी वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, पूरा चैप्टर में पढ़ लेंगे। एक होता है मैन्युफैक्चरर, इसने रॉ मटेरियल लेके आया, कितने का? 10 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया,
ठीक है, टोटल कितना हुआ 11 रुपये। जीएसटी मैं रेट ले रहा हूँ 10 रुपये, सॉरी 10%। ठीक है, 1.10, 11 रुपये पे जीएसटी कितना लगेगा 1.10। टोटल कितना हुआ 11, 11.10 रुपये। ठीक है, ठीक है, ये टोटल इसने क्या सेल प्राइस हो जाएगी हमारी, क्या होगी सेल प्राइस हो गई। मैन्युफैक्चरर साहब एक बार देख लो, मैन्युफैक्चरर ने कहा 10 रुपये का कोई रॉ मटेरियल लेके आया, उसमें प्रॉफिट लिया, 1 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, तो उसकी कितनी कॉस्ट हुई 11 रुपये, उस पर जीएसटी लगाया 1.10। ठीक है साहब, और ये सेलिंग प्राइस हो गई 11 रुपये 10 पैसे। अभी जो सेलिंग प्राइस है किसको बेचा, होल सेलर को, होल सेलर को बेचा 11 रुपये 10 पैसा। अब इस बच्चे ने होल सेलर ने क्या किया, अपनी कुछ प्रॉफिट ऐड किया, कितना 5 रुपये ले लो, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब ये टोटल होता है हमारा, टोटल टोटल सेल प्राइस कितनी होगी हमारी 16 रुपये 10 पैसा। ठीक है साहब, ये 16 रुपये 10 पैसा अपनी सेल प्राइस होगी। अब इस पे क्या लगाएगा हमारा जीएसटी लगाएगा, कितना लगाते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, रेट अब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं ऐड करता हूँ, 16×5 = 21.10 रुपये में कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर को बेचो। ठीक है, ये पूरी चेन चल गई, चल गई चेन, चली कि नहीं चली समझाओ। रॉ मटेरियल, ओ सॉरी, मैन्युफैक्चर ने 10 रुपये का लेके आया, इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, उसमें 1.10 का जीएसटी जोड़ा, सेल प्राइस हो गई हमारे होल सेलर के लिए कितनी 11 रुपये 10 पैसे। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखो मैन्युफैक्चरर साहब है, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देंगे, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मान के इसने कितना कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चरर ने भाई 1.10 जीएसटी कलेक्ट किया, ये दे रखा हुआ ना, ये कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जीएसटी तुरंत पे कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं होलसेलर की, होलसेलर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 5 रुपये का जीएसटी किया, होल सेलर ने 5 रुपये का जीएसटी किससे लेगा, कस्टमर से तो लेगा, अल्टीमेटली कस्टमर प्राइस बढ़ेगी ना यार, समझना, अल्टीमेटली जीएसटी बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्राइस बढ़ रही है। जीएसटी किससे कलेक्ट किया होगा, कस्टमर से, क्योंकि 21 रुपये 10 पैसे में कस्टमर को बेचना है ना, 21 रुपये 10 पैसे में बेच रहा है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसकी टोटल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अपन ने इग्नोर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 5 रुपये का उसमें जीएसटी, प्रॉफिट ऐड करना है तो प्रॉफिट ऐड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 21 रुपये से कलेक्ट किया, दैट मीन्स 5 रुपये जीएसटी का भी कलेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, होल सेलर ने कलेक्ट किया है 5 रुपये, कितना 5 रुपये, होल सेलर बोलेगा कि भाई मैंने 1.10 तुम्हें पे तो करती है गवर्नमेंट, बताओ बताओ बताओ, होलसेलर बोलेगा गवर्नमेंट इसी गुड्स के ऊपर, इसी गुड्स के ऊपर मैंने 1 रुपये 10 पैसा पे किया, गवर्नमेंट बोलेगी कैसे, गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ऐसे, ये देख, ये रॉ मटेरियल, ये जो चीज है ना, ये इतना पढ़ो बस तुम, देखो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, ये परचेस कितने का करके लाया, होलसेलर जो है परचेस कितने का करके लाया होगा 11 रुपये 10 पैसे का। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कंपोनेंट तो देखो, ये जीएसटी 1.10 का जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं है, और प्लस 11 रुपये इसका मतलब रॉ मटेरियल प्लस प्रॉफिट, ये तो इसका है ना, रॉ मटेरियल प्लस प्रॉफिट इंक्लूड है, प्लस 1.10 का जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं है, हाँ जी इंक्लूडेड है। तो ये होलसेलर बोलेगा इसी प्रोडक्ट पे, यही पार्ले जी का पैकेट जो तुमने मेरे को दिया है, उस पर मैंने 1.10 पे कर दिया, पे कर दिया ना, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट एग्री हो जाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी ये जो 1.10 तुमने पे किया हुआ है ना, इसको आप माइनस कर दो, माइनस कर दो, बाकी का कितना बचा 4 रुपये, बोले तो 3.90, 3 रुपये 90 पैसे तुम गवर्नमेंट को पे कर दो, जिसको बोलते हैं आईटीसी। ठीक है, आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब तुमने कोई प्रोडक्ट पहले खरीदा था, या फिर कोई तुम रॉ मटेरियल बना रहे हो, उस पर तुम जो जीएसटी पे करके आए हो, उस रॉ मटेरियल पे या फिर उस प्रोडक्ट पे तुमने जीएसटी पहले पे कर दिया है, पीछे होलसेलर से बाई करने में, रिटेलर से बाई करने में, किसी से बाई करने में तुमने जीएसटी पे कर दिया, अब पे मत करो, उतना अमाउंट ऑफ माइनस कर लो। ठीक है, तो उसको आईटीसी बोलते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर को ये आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है, उससे तो अपने को पूरा का पूरा जीएसटी नहीं छोड़ना है। जैसे कि आप कस्टमर बोले कि कस्टमर को अपन ने बेचा कितने का, 21.10 को बेचा अपन ने, अब कस्टमर से 5 रुपये अपन ने जीएसटी ले लिया, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब पर पूरा पैसे का इफेक्ट आएगा, जीएसटी का पूरा इम्पैक्ट 5 रुपये जीएसटी उससे कलेक्ट कर लेंगे। कंज्यूमर कभी नहीं बोल पाएगा कि जो मैंने पार्ले जी का पैकेट परचेस किया 5 रुपये का, ओ सॉरी 100 रुपये का, कितने का 21 रुपये 10 पैसे का परचेस किया, उस पर मैं 5 रुपये की जीएसटी पे करके आया, उसको वापस वो नहीं दे पाएंगे ना, क्यों देंगे भाई, वही तो कलेक्शन हुआ, 5 रुपये टोटल कलेक्शन कितना हुआ, 5 रुपये का टोटल कलेक्शन हुआ ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा बांट लेंगे। समझना है इस चीज को, होलसेलर ने देखो सबसे पहले समझो,
ये मैन्युफैक्चर ने 1.10 दे दिया होगा, ठीक है। उसके बाद 3.90 किसने दिया होगा, होलसेलर ने। टोटल कितना पहुंचा, 10 रुपए, सॉरी 5 रुपए टोटल पहुंचा ना, 5 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गया टोटल। मैन्युफैक्चर ने 1.10 पे कर दिया होगा, होलसेलर ने भैया अपना आईटीसी का क्रेडिट लेके आईटीसी माइनस करके कितना पे कर दिया होगा भैया, 3 रुपए 90 पैसा। टोटल कितना होता है, 5 रुपए। ये 5 रुपए हो गया। अब इसका क्रेडिट कस्टमर को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है उस चीज को। पार्ले जी का पैकेट खा लिया, उसकी जेब पर इम्पैक्ट आने वाला है। अभी भी समझ नहीं आया होगा ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे भैया यहाँ पे इस पर कितना है, 10 रुपए का रॉ मटेरियल, उस पर जीएसटी लगाया, प्लस 1 रुपए का प्रॉफिट, इस पर जीएसटी लगाया। होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ने क्या किया भैया, यहाँ पे टोटल 16 रुपए 10 पैसा था, इसने अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो भैया 16 रुपए 10 पैसे के अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर भी अपन ने जीएसटी लगा दिया। हालांकि यहाँ पे ये जो आईटीसी दिया, जो पहले टैक्स पे कर दिया, उसको अपन ने माइनस किया। एक्स्ट्रा जो लिया है ना अपन ने, एक्स्ट्रा ही पे तो पे किया अपन ने, एक्स्ट्रा पे किया है ना अपन ने। तो एक्स्ट्रा पे, जैसे कि एक्स्ट्रा 10 रुपए का कोई आइटम है, अब इसमें मैं 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड करता हूँ, कितना हुआ, 15 रुपए। 15 रुपए पे 10% से 1.5 रुपए जीएसटी, 1.5 रुपए जीएसटी मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा ना, जब मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो 10 रुपए का जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, इस पे अगर मैंने पे किया हुआ है 10% कितना, सॉरी 1 रुपया, 1 रुपये मैंने दिया हो तो 0.50 का ही जीएसटी मेरे को पे करना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को समझना। कोई दस रुपए का मैं रॉ मटेरियल लेके आया, इस पे मैं जीएसटी पे करके आ गया कितना, 1 रुपए का। 1 रुपए का मैं जीएसटी पे कराया। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिट किया। वैल्यू एडिट का मतलब मैं बोल सकता हूँ मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, कोई भी प्रोसेस करके अच्छा फिनिश कुछ बना रहा हूँ, कोई पैकिंग कर रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू ऐड किया हुआ है कोई भी रॉ मटेरियल में, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब मैंने 5 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया उस प्रोडक्ट के अंदर, तो टोटल कितने का होगा, 15 के ऊपर। ये 15 रुपए पे जब मैं जीएसटी लगाने जा रहा हूँ, कितना जीएसटी लग रहा है, 10%, 1.50, तो 1.5 रुपए जीएसटी लगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट बोलो माइनस कर दो, क्योंकि मैं ये जो 10 रुपए पे पे करके आया था, यहाँ पे सप्लायर को मैंने 1 रुपए पे किया था, तो 1 रुपए मेरा माइनस कर दो, तो बचा कितना, 0.50, जो वैल्यू ऐड हुआ है, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट इस पर ही अल्टीमेटली मैंने प्रॉफिट पर ही तो जीएसटी पे किया कि नहीं किया, है कि नहीं। ये 5 रुपए का प्रॉफिट है, इस पे 5% करेंगे कितना होगा, 0.50। यहाँ पे 0.50 ही तो पे किया मैंने, देखो, है ना। इसलिए इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब इसको अपन मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना किसी को भी, तो भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आईटीसी चैप्टर में, तो वहाँ आपको अल्टीमेटली समझ आएगा। ये कॉमन चीज़ है, देखो भाई, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी, ठीक है, सब समझा दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये भी समझा दिया भाई। जो अल्टीमेट जो कंज्यूमर होगा, जो कंज्यूम करेगा एट द एंड ऑफ द डे, उस पर जीएसटी लगेगा, उस स्टेट के पास रेवेन्यू जाने वाला है, ठीक है। ये है क्या है कि कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये भी चीज़ समझा दी। टैक्स क्रेडिट मिलता जाएगा जब होलसेलर ने, सॉरी, किसी मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स का क्रेडिट लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, तो वहाँ पे भी आईटीसी आईटीसी का क्रेडिट लेगा। होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो आईटीसी का क्रेडिट लेगा। जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा ना, वहाँ पे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब वो जो टैक्स अपन ने माइनस किया था ऊपर, वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए बोला कि भैया कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट अपने को मिलता जाता है, जो टैक्स पे कर दिया वो पे नहीं करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो माइनस होता चला जाता है, इसलिए उन्होंने बोला गया। बर्डन अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर पर वो होता है, मैंने आपको बताया था, जो कस्टमर होता है अल्टीमेटली 5 रुपए जो कस्टमर के ऊपर लगा था, तो उसको कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगी, उसको तो भैया पे करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी कहाँ गया यहाँ, जीएसटी एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। होता क्या था, सबसे पहले मैं आपको फिर एग्जांपल देना पड़ेगा आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जांपल से समझाना पड़ता है, और टाइम इनमें बहुत ज़्यादा लगता है। क्या समझा रहा था मैं आपको, टैक्स क्रेडिट, हाँ। तो पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, कोई भी 10 रुपए का प्रोडक्ट है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी कितनी, 5 रुपए, ये टोटल हो गया 15 रुपये, ठीक है। ये क्या एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स है। अब इसके ऊपर वैट लगा दिया, स्टेट ने क्या लगा दिया, वैट कितना लगा दिया, 10% लगाता हूँ, ठीक है, 1.50, ठीक है, ये वैट लगा दिया। टोटल कितना हुआ, 16.5 रुपये। हमें हमें 16.5 रुपये से कोई मतलब नहीं। अब तुम समझो, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ये जो वैट अपन ने लगाया, किस अमाउंट के ऊपर लगाया, एक तो ये 15 रुपये पे लगाया, सॉरी, किस अमाउंट के ऊपर लगाया अपन ने, ये 10 रुपये पे लगाया, ये प्लस 5 रुपये पे लगाया, है ना, इन्हीं पे लगाया ना। जो वैट लगाया किस पे लगाया, ये 15 रुपये पे लगाया। 15 रुपये क्या है, ये 10 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल था, और 5 रुपये हमारी एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स है, इस पे इसी के ऊपर लगाया ना। टोटल 15 कर रहा हूँ ना मैं, 15 के ऊपर जब
लग रहा है तो इसको बोल दो टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। मेरी जो एक्साइज ड्यूटी पहले मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की थी उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। भैया टैक्स के ऊपर जब टैक्स लग जाता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी आने के कारण कैस्केडिंग इफेक्ट हट चुका है। क्यों? अगर मैं ये सेम एग्जांपल लेता हूँ, 10 रुपए जीएसटी का है, रॉ मटेरियल या 10 रुपए का, तो इस पर डायरेक्टली क्या लगाएंगे हम, जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, कितना, 10%, 1 रुपया, और टोटल कर देंगे 11 रुपये। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट में कोई और टैक्स लगा ही नहीं है, तो अपन कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग ही नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, तो और यहाँ पे लग जाता था क्योंकि बीच में एक्साइज ड्यूटी लगता था और भी दूसरे टैक्स लगा दो, फिर नीचे तुम जब टोटल वैल्यू करोगे तो यहाँ पे वैट ऐड करोगे, वैट जब ऐड करोगे तो वैट के अंदर वो एक्साइज ड्यूटी और कोई टैक्स है प्लस रॉ मटेरियल सारा इंक्लूड हो जाएगा, तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। इस टैक्स को हटाने के लिए तो हम जीएसटी लेके आए। तो एक बहुत अच्छा सा फीचर है कि भैया कैस्केडिंग इफेक्ट को अपन ने हटा दिया गया। ठीक है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में जीएसटी लगता है। पहले एक्साइज लगता था, कहीं वैट लगता था, ये सब चीजें, लेकिन अब क्या पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखिए भैया जीएसटी ही लगेगा। बट दैट्स एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी 4 नंबर का आता है भैया। वन नेशन वन टैक्स, याद करो। रिमूव द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आधा बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वैट होता था, सीएसटी बोले तो सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी बोले तो सेंट्रल स्टेट टैक्स, और यहाँ पे सर्विस टैक्स। ठीक है, और सीएडी हो गया, एसएडी हो गया। एसएडी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और सीएडी का होता है काउंटर वेलिंग एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, सीएडी मतलब काउंटर वेलिंग एडिशनल ड्यूटी, और एसएडी मतलब स्पेशल। हेलो हेलो हेलो, हाँ, शायद वॉइस नहीं आ रही थी पहले। ठीक है, तो फिर से बढ़ा देता हूँ, शायद वॉइस का कुछ इशू हुआ था, फिर से लेता हूँ मैं। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, इसमें क्या वन नेशन वन टैक्स है, पूरे देश में जीएसटी लगता है, सीधी बात है, और कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। अभी वैट वगैरह को साइड रखे तो रिमूव द बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, वैट लगता था, सीएसटी लगता था। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर आता सर्विस टैक्स, सीएडी मतलब कि काउंटर वेलिंग एडिशनल ड्यूटी, एसएडी मतलब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और फिर एक्साइज, ये लगते थे, सब हट के सब जीएसटी लग गया, सब इसके अंदर आ चुके हैं, जीएसटी के अंदर समाहित हो चुके। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड रिमूव द, मैंने ऊपर समझाया कि कैस्केडिंग इफेक्ट हट चुका है, एडवांटेज है जीएसटी का। इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस आसान हो चुका है भाई, सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी लगाओ, वो भी कम रेट से, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज डिमांड विद लीड टू इंक्रीज सप्लाई, मतलब कि टैक्स कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, है ना। रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, 10% टैक्स लगा के तो कितना, 11 रुपये हो गया। पहले सीएसटी लगता था, सॉरी पहले एक्साइज लगेगा फिर वैट लगता था, ऐसे, या फिर सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगता था, सारी चीज हटा दी, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, टैक्स कम लग रहा है। ठीक है, एक ही टैक्स लग रहा है। अब ये चीज ऊपर वाली जो चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा हमारा तो हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा बेच पाएंगे, और इससे क्या, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें दे रखी है कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जनरेट किया जाएगा मोर एम्प्लॉयमेंट, और इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज करेगा भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए देखो, तीन चीज़ें टैक्सेस से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है कि भैया वन नेशन वन टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को कम कर दिया गया, और कैस्केडिंग इफेक्ट हटा दिया गया। उसके बाद है कि भैया दो चीज़ें, कॉस्ट कम होगी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये चीज़ है। ठीक है, डन है, आगे बढ़ो। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी पूरे इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है सर, उसके बाद डुअल जीएसटी मॉडल, मैंने ऊपर चीज़ें कहानी में चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट किया डुअल जीएसटी मॉडल की, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी आधा पैसा रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आधा पैसा रखेगी। एसजीएसटी यूटीजीएसटी, जिस स्टेट ने कंज्यूम किया, एसजीएसटी मतलब या तो स्टेट होगा तो यूनियन टेरिटरी होगी, तो उस स्टेट पे आधा पैसा जाएगा, आधा पैसा सीजीएसटी के बाद जाएगा, मतलब सेंट्रल, ये फुल फॉर्म दे रखे हैं। सेंट्रल जीएसटी बोले तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, सिंपल है, पढ़ा दिया। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आगे जाके इस पर लगा देगा इंटरेस्टेड सप्लाई, लिखा हुआ वही चीज़ मैंने आपको ऊपर जो कहानी में बताया, वही चीज़ यहाँ पे बता दी कि भाई आईजीएसटी जो है कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड सप्लाई पे। ठीक है सर, अपन ने कवर किया। अब इसमें डिसाइड करेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया है ना। तो वही चीज़ से रखी हुई है कि कैसे डिसाइड करेंगे आईजीएसटी लगाना, एचजीएसटी लगाना, यूटीजीएसटी लगाना, क्या लगाना क्या नहीं। देखो, अगर बोला कि एक ही स्टेट के अंदर सेल होती है, मान के चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MP2
MP टू MP अगर आप सेल करते हो तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। ठीक है सर, एक ही स्टेट में आप सेल करते हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर स्टेट सेल होते हैं। जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो इस पर CGST प्लस SGST लगता है। ठीक है, ओके, समझ आया। अगर आप, अगर इसकी MP टू MP किया, अगर आपने दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपने एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी उसी यूनियन टेरिटरी, सॉरी, एक यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी में जब आपने सेल किया तो उसको भी मैं यहाँ पे इंटर स्टेट बोलूंगा। उस पर अपन क्या लगाएंगे, CGST तो लगेगा। यहाँ पे आप लिख देना उसकी जगह यूटी स्लैश बना के UTGST लिख देना, मतलब कि या तो UTGST लगेगा या तो SGST लगेगा। ठीक है, अगर आपने एक ही यूनियन टेरिटरी से एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सेल की हुई है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी टैक्स, CGST प्लस UTGST लग जाएगा उसमें। अगर एक ही स्टेट से एक ही स्टेट में सेल हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी पैसा, मतलब CGST तो लगेगा, उसके साथ SGST लगेगा। अगर यूटी यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगा दो, स्टेट, और अगर स्टेट है तो SGST लगा दो, सिंपल है। अगर 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 अपन MP टू यूपी सेल करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट सेल होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर सेल होती है तो इसको बोलते हैं अपन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। उस एक ही स्टेट से एक ही स्टेट में सेल हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सेल होती है उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है, इंटर इंटर इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी को, उसको बोलते हैं अपन इंटर। ठीक है, सिंपल बात है। तो उस पर क्या लगाया जाएगा, IGST। मैंने बताया था आपको कि भैया IGST लगाएगा, क्यों लगाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई, मान के चलो भैया MP से UP में जब तुम सेल कर रहे हो तो MP वाला कर लेगा GST यूपी वाले बंदे से। मैं तुम यूपी में बैठे हुए, मैंने पार्ले जी का पैकेट तुमको भेजा, चिप्स का पैकेट भेजा, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट था, 1 रुपए GST थी, लगा के 11 रुपए तुमसे ले लिया। अल्टीमेटली मैंने तुमसे GST का पैसा ले लिया। ठीक है, अब मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो हुआ क्या, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जब मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो गवर्नमेंट को बताना होगा ना कि MP वाला पैसा नहीं खाएगा, यूपी में जाके वो चीज कंज्यूम हुई है। पार्ले जी का पैकेट यूपी ने खाया हुआ है तो आधा पैसा यूपी को दे दो, तो सीधी सी बात है, हम उसका नाम दे देंगे IGST की, ये लो IGST का पैसा ले लो। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे ये IGST का पैसा लो, यूपी में जाके सेल हुई है। तो IGST का जब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा ऑटोमेटिकली यूपी के पास भेज देगा। बस बताना पड़ेगा कि किस स्टेट में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में हमने भेजा। अच्छा, एक और सवाल आ सकता है, MP से, एक MP है और दूसरा UT है। MP से मैंने सेल किया हुआ है यूनियन टेरिटरी में, ये स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम लगेगा भाई, इंटर स्टेट हुआ है ना, इंटर ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इंट्रा नहीं हो ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसमें भी अपन IGST लगाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ हो चुकी है। GST नेटवर्क क्या होता है, देखो कितनी चीज़ बची हुई है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, GST नेटवर्क क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या होता है। देखो GST एक्ट तो तुमने पास कर लिया भाई, कौन ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, GST की वेबसाइट बनाना, उस पर कितना पैसा कलेक्ट होगा, IGST के जो मैंने आपको पैसा बताया, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उस पैसे को उस स्टेट के पास भेजना। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा, रिटर्न्स भरवाना, GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें कौन करेगा, कंपनी है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसको क्या सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 बोले तो NGOs होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है, ये नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनी। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरे इंडिया में एक्ट तो लगा देती है, कैसे कलेक्ट करना है पैसा, कितना करना है कितना नहीं करना है, किसने रजिस्ट्रेशन किया, किसने फ्रॉड कर दिया, उसको कैसे पकड़ना है, ये गवर्नमेंट इतना सब कुछ झेल नहीं पाती। ठीक है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए मार्केट में कि प्राइवेट कंपनीज तुम आओ, तुम एक NGO हो, नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और प्राइवेट लोगों से बोला कि तुम इसके अंदर काम करो, तुम सारी चीजें बताओ, क्योंकि हमारी औकात नहीं है इतना सब कुछ झेलने का। आया फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखो 4 नंबर में। हुआ क्या काम है इसका, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया गया, क्या है, क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर बनाना, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं ऐसी एप्लीकेशन बनाना। ठीक है, आप चालान क्रिएट कर सकते हो। देखो रिटर्न फाइल होते हैं, जैसे जनवरी मंथ की सेल हुई तो फरवरी में आकर रिटर्न फाइल होगा, भाई अपने इतने की सेल की है। और चालान, कोई टैक्स का पेमेंट हो रहा है तो क्रिएट कर दो। सेटलमेंट ऑफ IGST पेमेंट लाइक क्लियरिंग हाउस, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IGST का पैसा पहुंच गया,
ठीक है। अब उसको किस स्टेट में भेजना है, किस यूनियन टेरिटरी में भेजना है, तो वो जीएसटीएन का काम होता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, मतलब कि भाई कोई कौन बंदा कितना फ्रॉड कर रहा है, कितनी ज़्यादा आईटीसी तो नहीं ले रहा, कम सेल तो नहीं बता रहा, ज़्यादा तो नहीं बता रहा, ये सारे काम वो एनालिटिक्स बता के बताता है कि कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, किस स्टेट ने कितना कंजम्पशन, की सारी चीज़ें एनालिटिक्स वगैरह बता देता है। ठीक है सर। उसके बाद है कि ये जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं भाई, जैसे कि भाई अब किसी की एप्लीकेशन आई है तो गवर्नमेंट के ऑफिस इंटरमीडिएट का काम कर रही है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट तक रेवेन्यू पहुंचाना, ये बीच में एक लिंकेज का काम कर रही है, ब्रिज बनने का काम कर रही है। ठीक है। और ये जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन होते हैं, चेकिंग करना, अपील करना, एनफोर्समेंट करना, ऑडिट करना, असेसमेंट करना, ये तो जनरल आदमी ही करेगा ना यार, ये कंपनी थोड़ी ना कुछ कर पाएगी। ठीक है। तो ये काम कौन करेंगे? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करेंगे। बाकी ऊपर के काम ये 5 चीजें जीएसटी नेटवर्क का काम होता है। तो ये चीज आप याद रखें, इसको याद करना है। ठीक है। अब एक जीएसटी की काउंसिल होती है। जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या? जीएसटी काउंसिल का मतलब ये होगा कि भाई आर्टिकल नंबर 279 ए, आर्टिकल नंबर 279 ए याद करो, 3 आर्टिकल से याद करें अपन ने। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 279 ए में बोला गया है, प्रेसिडेंट साहब को क्या दे दी गई है? पावर दे दी गई कि तुम एक जीएसटी की काउंसिल बनाओ। जीएसटी की मतलब एक कमेटी बना लो। वो कमेटी क्या काम करेगी बताते हैं। फंक्शंस देखो, फंक्शंस ऑफ जीएसटी कमेटी, जीएसटी काउंसिल, कमेटी नहीं बोलना, कि भैया हमारी टैक्स की लिमिट क्या होगी, किन चीज़ों में एग्जाम्पशन देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट की भाई 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई डिस्प्यूट हो गया उसको रिजोल्व कराना, ये सारे काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। जीएसटी काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भी देती है। ठीक है सर। ये हमारी जीएसटी काउंसिल थी। अब इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल है, फंक्शंस तो मैंने आपको पढ़ा दी, फंक्शन का काम क्या करना, रेट 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 बताना आपको कि इस रेट से लगा लो, थ्रेशोल्ड लिमिट बताना, ठीक है, इधर उधर के काम करना, टाइम पास करना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लड़ाई वड़ाई हो गई तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल याद रखने की, प्रिंसिपल क्या है कि भाई हार्मोनाइजेशन करना और डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट। ये स्टेट बोल रहा है मैं 28% लगाऊंगा इस चीज़ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं 12% लगाए, सॉरी 14% लगाना है। ठीक है। तो इन चीज़ों में हार्मोनाइजेशन लगना, कि मतलब चीज़ों को मैच करना, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीचों बीच हार्मोनाइजेशन हो, भाई लिंकेज बनी रहे, डिस्प्यूट वगैरह ना हो, लड़ाई मड़ाई ना हो, कि भाई एक ही रेट रखो, या फिर इस चीज़ पर अगर अपने को जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर है उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो सेंट्रल ने बोला नहीं लगता, स्टेट उचक नहीं लगा, नहीं मैं तो लगाऊंगा। तो हार्मोनाइजेशन रखो यार, तब तालमेल बना के रखो। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, तालमेल बनाना क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है जीएसटी काउंसिल का। और फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, याद करना है, एमसीक्यू में पूछते हैं, डायरेक्ट भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात करता हूँ जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? प्रेसिडेंट साहब ने बनाई थी। ठीक है। आर्टिकल 279 ए के अंदर पावर दी गई, किसको दी गई? प्रेसिडेंट साहब को, कि आप बना दो जीएसटी काउंसिल। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट साहब ने 15 सितंबर 2016 एक डेट ऊपर याद कराई थी। ठीक है। और एक डेट यहाँ पे याद करा रहा हूँ, दोनों एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होंगे? देखो साहब, हमारी निर्मला सीतारमन जी होंगी उसकी मेंबर, सॉरी चेयरपर्सन कौन होंगी? निर्मला सीतारमन जी। यूनियन जो था पूरे, यूनियन मतलब पूरे इंडिया, सेंट्रल लेवल पर फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वो हमारे चेयरमैन होंगे। और हर एक स्टेट का एक एक, या तो आप फाइनेंस मिनिस्टर को उठा लो, या फिर स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर, या फिर एनी अदर मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर उठा लो जो कि नॉमिनेट करेगा। कौन नॉमिनेट करेगा? स्टेट। स्टेट एमपी में शिवराज मामा जी बोले कि भाई इस व्यक्ति को, इस मिनिस्टर को भी जीएसटी काउंसिल में मेंबर बना लो, तो बना लिया जाएगा। मतलब हर एक स्टेट का एक ही होगा। या फिर फाइनेंस मिनिस्टर को बना लो, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बना लिया जाएगा। मतलब कि शिवराज मामा जी बोलेंगे, वो स्टेट जो रिकमेंड करेगी, स्टेट नॉमिनेट करेगी, सीधी सी बात है, अपनी अपनी स्टेट बोल देगी इसको बना दो। तो जीएसटी काउंसिल में एक एक बंदा वहाँ रिप्रेजेंटेशन देगा, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है साहब। अब इन्हीं जो, ये जो बंदे हर एक स्टेट, या हर एक स्टेट से जितने भी जो बंदे तुमने उनके मेंबर्स बनाए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना भैया, वो वाइस चेयरमैन बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है सर, हमारा काम हो चुका है। अब मैं डेफिनेशंस में आता हूँ। कुछ डेफिनेशंस अपने को पढ़ना है, आगे भी काम आएंगी, अभी भी काम आएंगी, एमसीक्यू वगैरह में पेल दी जाती है। और हर चीज़ नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हुई थी, तो मैं ज़्यादा डेफिनेशन दे रखा हूँ, इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। सीजीएसटी की डेफिनेशन बताओ। सीजीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स इट। ठीक है। अब एसजीएसटी का भी सेम है कि भैया एसजीएसटी यूनियन, एसजीएसटी हर एक स्टेट पे लगता है, इंक्लूडिंग कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों दोनों एक ही बात है। इसमें क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि भैया
यूनियन टेरिटरी होती है उसकी कोई लेजिस्लेचर नहीं होती है, तो उसको यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन दो ऐसी जगह हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी, कुछ भी बोल सकते हो, इनमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी है। मतलब दिल्ली है, दिल्ली की खुद की भी एक क्या है विधानसभा है, विधानसभा है दिल्ली में, और पौंडीचेरी में भी एक विधानसभा है, ठीक है। तो क्या करती है, इन विधानसभा में आधा कंट्रोल विधानसभा के पास होता है, आधा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ये दो ऐसी ये यूनियन टेरिटरी है। तो इन दो यूनियन टेरिटरी को क्या मान लो, स्टेट मान लो, ठीक है। ये चीज लिखा है कि भैया एसजीएसटी एक्ट पूरे स्टेट पे लगेगा, प्लस दो ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, तो उसको भी अपन स्टेट मान लेंगे, उस पे एसजीएसटी लगा, तो ठीक है। अब एक होता है यूनियन यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी पूरे यूनियन टेरिटरीज पे लगेगा। बस ये देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। ये जो विद लेजिस्लेचर तो अपन ने ऊपर ही कवर किया, पहले रफ करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ये दो विद लेजिस्लेचर, तो दिल्ली और पौंडीचेरी यहाँ पे कवर किया, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया विदाउट लेजिस्लेचर, जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है खुद का, तो वो यहाँ पे यूटीजीएसटी उन पर लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है। और याद करना है कि नहीं करना, यहाँ पे याद नहीं करना, आगे करना है, मैं बता दूंगा, ठीक है। आरसीएम क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, ये अपने को अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, याद नहीं करना है। ये चीज भी अपने को, ये तो याद कर लेना, आएगा कुछ भी नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी बात है, याद कर लो। ये भले याद मत करना, समझने के लिए बता रहा हूँ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दो चीजें होती हैं, अपन आगे बढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पूरा चैप्टर दे रखा हुआ है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है कि सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एग्जांपल, मैंने तुमको सेल किया पार्ले जी का पैकेट, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, किसी भी चीज का पैकेट, कुछ भी भेजा, गुड्स बेचा, सर्विस बेचा, सप्लाई बेची, कुछ भी चीज मैंने सप्लाई किया, सेल किया तुमको, मैं तुमसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को दूंगा, इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब इसका उल्टा मतलब सप्लायर जीएसटी सप्लायर जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब इसका उल्टा रिसिपेंट बोले तो तुम जीएसटी कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को दोगे, उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल समझ में आया। सप्लायर मैं हूं, मैंने तुमको सामान बेचा, तुम कौन हो, रिसिपेंट। अगर तुम रिसिपेंट हो और तुम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, तो तुमको मैं बोल दूंगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपेंट जीएसटी कलेक्ट कर रहा है एंड पे कर रहा है गवर्नमेंट को। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है सप्लायर जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पे कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ व्यक्तियों को नोटिफाई कर दिया गया है, चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में वो जीएसटी कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स का मतलब तो चैप्टर 2 में कवर कर लेंगे, इसको भले आप काट दो, चैप्टर 2 में गुड्स की डेफिनेशन दे रखी हुई है, सर्विस की डेफिनेशन भी दे रखी है, तो अपन चैप्टर 2 में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूस सप्लाई और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, उसके बारे में बोला कि भैया 3 महीने से ऊपर आपने किसी को सर्विस दी तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस का मतलब क्या, 3 महीने से ऊपर आपने किसी को सप्लाई दी, उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। अब आता है इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, एक होता है आउटवर्ड सप्लाई। अगर इनवर्ड सप्लाई, जब आप कोई चीज परचेज करते हो उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब ली, ठीक है। और आउटवर्ड सप्लाई, मैं अब जब कोई चीज सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई, समझना। आउटवर्ड सप्लाई जब मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूँ, इनवर्ड सप्लाई किसी चीज को परचेस कर रहा हूँ, बस, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ गुड्स को रिसीव्ड करना, सर्विस को रिसीव करना, बोथ चीजों को रिसीव करना, उसको अपन इनवर्ड सप्लाई बोलेंगे। वेदर परचेस करो, एक्विजिशन करो, सिंपल सी चीजें, याद नहीं करना, समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टर्म दे दी जाएगी, ठीक है। इनवर्ड मतलब परचेस करना, आउटवर्ड मतलब सेल करना, सप्लाई करना, ठीक है। एक ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग चीज है। अब ये चीज समझो, टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जिस पर टैक्स लगना है उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच इज लिवेबल टू टैक्स। मतलब जो सप्लाई, अभी मैंने आपको समझाया था जीएसटी की डेफिनेशन, मीनिंग गुड्स, जीएसटी इज लीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जब सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी पे करना, तो इसमें बोला कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जो सप्लाई पर टैक्स लगना है उसको टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जिस पर टैक्स नहीं लगना, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर। अभी अगर मैं सप्लाई करता हूँ अल्कोहलिक लिकर की, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पर तो टैक्स लगना नहीं है ना, सिंपल सी बात है। देखो ये दे रखा हुआ नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, अल्कोहलिक लिकर हो गया, ठीक है। और एक सेल ऑफ लैंड हो गया, सेल ऑफ लैंड को क्या आगे एक एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बोल दिया कि भैया
सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती जब आप लैंड को बेचते हो तो उसमें हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करते, तो उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल दे कि जिस पर जीएसटी नहीं लगना है, ठीक है। और एक है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया जब तुम एक्सपोर्ट करते हो ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर लिया जब, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमने जीएसटी नहीं लगाते तो उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। या फिर जब आप एसईजेड को आप सप्लाई करते हो तो उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलते हैं। या फिर बोल देगा नील रेट ऑफ सप्लाई, जीरो रेट। जीएसटी के अंदर जीरो रेट भी दिया है भाई, जीरो रेट से टैक्स लगेगा। अल्टीमेटली होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, जीरो रेट से टैक्स लगेगा, टैक्स की परसेंटेज है, तो उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। या ये चीज है, ठीक है। और सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, आने वाले टाइम पे आपको ये चीज समझ आएगी, फिर भी आपको बता देता हूँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि भाई ये जरकिन है, सिक्किम से लेके आए हुए हैं, मतलब कि मैं हूँ, चलो मैं अपनी बात बताऊँ। ये 50 जैकेट्स ठंड के टाइम पे सिक्किम से 50 जैकेट खरीद के लेके आया, और यूपी में, मेरा घर एमपी में है, मैं चला गया यूपी, चला गया मैं राजस्थान, चला गया कहीं भी चला गया। तो मैंने क्या किया भैया, 3 महीने के लिए स्टॉल लगा दी भैया, यहाँ पे जैकेट टांग दी भैया, मैं जैकेट्स बेचता हूँ। मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है भाई, ठंडों का सीजन है, 3 महीने का काम है भाई, ज्यादा टाइम नहीं होता, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहते हैं। ये इंडिया के बंदे हैं हम, और हम कहीं से भी माल लेके आते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए क्या करते हैं हम, एक शॉप लगाते हैं किसी भी स्टेट में जाके पूरे इंडिया में, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। पढ़ लेना भैया कि भैया ओकेशनली, ओकेशनली कभी कभी, रोज का काम नहीं है। एक बार इस ठंड में लगा लिया, अगली ठंडों में लगाएंगे। 24 रोज का तो बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन हर महीने 12 महीने तो काम नहीं कर रहा, तो ये क्या ओकेशनली आते हैं। ओकेशनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन बोलिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, बोरिंग गुड्स सर्विस वो सबको सप्लाई करते हैं कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है। गुड्स सर्विस बोथ को सप्लाई करेंगे, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करना, फ्री सेवा में तो वो तो अपन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं मानेंगे, लेकिन तब करते हो आप भैया 2 महीने 3 महीने ओकेशनली आके आप भैया करते हो, ठीक है। आप फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो, वेदर एज अ प्रिंसिपल बन जाओ या फिर एजेंट बन जाओ इन एनी अदर कैपेसिटी इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी, वेदर वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। समझो मैं कि मतलब उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके अपनी टेंट वेंट बांध के अपनी स्टेट वो काम धंधा चालू करता है, 2 3 महीने में निकल लेते हैं, उसको अपन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब इंडिया के बाहर का कोई बंदा आया, वो सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, उसको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। पर्सन नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नहीं उसको अपन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। व्हाट आर द टैक्सेस सब्सम्ड इन जीएसटी, जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्सम्ड हुए हैं। सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी याद करने वाली चीज है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जीएसटी के अंदर समाहित हो गए या फिर अपन बंद हो गए, वो जीएसटी आने के कारण वो चीज हमने मान लिया कि समाहित हो गए, खत्म कर दो उनको। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको अपन काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं, याद कर लो, बात खत्म है। सेल्स स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस है, सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स। स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस गए हैं, सेल्स टैक्स हो गया, परचेज टैक्स, लग्जरी, ऑक्ट्री और एंट्री टैक्स, ये याद कर लेना, बात खत्म है। एक है भैया जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एक है भैया एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। चैप्टर अंतिम 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 सांसें ले रहा है भैया, चैप्टर बस इतना सा बचा हुआ है, ठीक है। दो दो पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछने इसलिए मैंने लिखा हुआ डायरेक्टली। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का होता है भैया, समझो मैं हूँ भैया, अभी मेरे ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा था, वैट लग रहा था, मैं एकदम से तुमने जीएसटी लगा दिया, मैं भी अकाउंटिंग करता हूँ ईआरपी सॉफ्टवेयर पर, टेली सॉफ्टवेयर पे, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर देखा है कि व्यापार ऐप चलता है, खाता बुक ऐप, या भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, तो आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चला रहा हूँ भाई, एकदम से जीएसटी लगा दिया। अब इस महीने की मेरी सेल कितना, 1,000 बिल है मेरे पास, 1,000 मैंने 1,000 इन्वॉइसेस बनाए, उसकी सेल कर दी। अब तुमने अल्टीमेटली तुमने जीएसटी लगा दिया। अब 1,000 इनवॉइसेज मेरे को जीएसटी के पोर्टल पे चढ़ाना है, मैं कैसे चढ़ाऊंगा मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये क्या हुआ, इनने छोटे छोटे वो बना दी, जैसे कि अपना क्यूएस्क होता है ना, बैंक का जो क्यूएस्क होता है ना भैया, एक बैंक है, बैंक ने गांव में छोटी सी दुकान खुलवा दी, कैश विड्रॉल कर सकते हो उससे, कैश कैश डिपॉजिट कर सकते हो, इसको क्यूएस्क बोलते हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो ऐसे क्या किया कि जीएसटी को अच्छे से कंप्लाई करने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए कि भाई जीएसटी ये चीज़ होता है, ऐसे टैक्स पे करना है, ऐसे कंप्लाई करना है प्रोविजंस को, तो छोटे छोटे सेंटर्स बना दिए गए। प्लस जीएसटी का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दिया गया जीएसटी से कि भाई तुम्हारे सॉफ्टवेयर जो, जैसे कि मैं टैली चला रहा हूँ, टैली में एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एक मेरे लैपटॉप में आकर उन्होंने एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड वो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा, अच्छे से जितने भी इन्वॉइसेस हैं उनको कंप्राइज कर देगा, और जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में अपना डाटा निकाल लेगा, फिर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के पास भेज देगा, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसटी पोर्टल पर सारी चीज़ें चढ़ा देगा। अल्टीमेटली क्या है कि ये इंटरमीडिएट का काम करता है भैया, कि फॉलो हम अच्छे से करें, हम रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई अच्छे से कर पाए।
जीएसटी का, इसलिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आया हुआ है। ठीक है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी स्टैंड्स फॉर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ठीक है सर, ही इज एनेबलर फॉर द टैक्स पेयर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी, मतलब एनेबलर करता है कि समझाता है कि भी ऐसे ऐसे टैक्स पे करना है, प्रोविजन कंप्लाई करो प्रोविजन ऑफ जीएसटी को, ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, थ्रू वेब प्लेटफॉर्म, वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट जो होती है जीएसटी की वेबसाइट, उसके थ्रू अपने को काम करना है। ठीक है, ऐसे काम करना है, ऐसे प्रोविजन को कंप्लाई करना है, ऐसे ये चीज़ है, वो चीज़ करता है। जीएसपी डेवलप करता है एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर इंटरेक्टिंग विद जीएसटीएन। जीएसटीएन का मतलब हो गया जीएसटी का नेटवर्क, अपन ने समझा था जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क क्या करता है भैया, उन्होंने एप्लीकेशन बना दी, वो वेबसाइट बना दी है। ठीक है, वहाँ से अपने को कैसे कलेक्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी, रिटर्न्स कैसे फाइल होंगे, कैसे पेमेंट होगा, वो सारी चीज़ें। तो एक एप्लीकेशन बना डेवलप करता है एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर, वो एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एक अपने लैपटॉप में आके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा, कौन, जीएसटी वाला बंदा। ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा उठा के किसको देगा, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर को देगा। ठीक है, सुविधा प्रोवाइडर को, सुविधा प्रोवाइडर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर किसको देगा, सेंट्रल को, वो उसको जीएसटी वेब पोर्टल पर डाल देगा, जीएसटी पोर्टल अल्टीमेटली प्रोविजंस कंप्लाई करेगा, अल्टीमेटली डाटा लेके ऊपर तक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जीएसटी डेवलप करते हैं एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर, एक एप्लीकेशन बना देगा, कौन बना देगा, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। कौन यूज करेगा भैया, टैक्स पेयर यूज करेगा। इंटरेक्शन करना है, किसके साथ इंटरेक्शन करना है, जीएसटी नेटवर्क, अल्टीमेटली जीएसटी मेरे को पे करना है, जीएसटी नेटवर्क बोले तो जीएसटी की वेबसाइट। ठीक है, ये चीज हो चुकी है हमारी। उसके बाद अपन रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे फैसिलाइट सॉरी दे फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइस, सीधी सी बात है, जीएसटी सर्विस सुविधा प्रोवाइडर क्या करेगा, इनवॉइसेस इनवॉइस अपलोड करना है, फिल करना है रिटर्न्स को। ठीक है, सीधी सी बात है, छोटी सा डब्बा खोल लेते, सिंगल स्टॉप शॉप फॉर द जीएसटी रिलेटेड सर्विस, सिंगल स्टॉप भैया, एक ही दुकान पे सारा काम हो जाएगा, एक ही जगह पे आप इनवॉइस अपलोड करा दो, रिटर्न फाइल कर दो, कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों में। ठीक है, रटा नहीं है इन चीज़ों को। they customize करते प्रोडक्ट then that address the need of the different segment of users, जीएसपी में टेक हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बता दिया, अपने लैपटॉप में आके इंस्टॉल कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा भेजेगा, हेल्प ले सकता है किसकी, हु एक्ट एज लिंक बिटवीन द टैक्स पेयर और जीएसपी, बात खत्म। ठीक है, ये बड़ी चीज़, बड़ी बात नहीं है। वाई इट इज को वाई जीएसटी क्या बोला, वाई इट इज कॉल्ड जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला गया, आखिरी सांसें ले रहा है हमारा चैप्टर। ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई प्रोड्यूस किया, कोई भी गुड्स अपना मैन्युफैक्चर किया, वहाँ पे टैक्स लगना, उसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मैंने आपको बता दी, जहाँ पे कोई भी कंज्यूम हुई उसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, और जहाँ पे कोई भी चीज उत्पन्न हुई, जो प्रोड्यूस हो रही है, कोई मैन्युफैक्चर हुई, उसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इज वन विच इज लिवर्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, ये वही चीज़ बोल रहा है कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स वो होता है जहाँ पे कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उसको ओरिजिनल वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन एफ डेस्टिनेशन बेस्ड जो टैक्स है इस वन विच इज लिवर्ड वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम, सिंपल सी बात समझा दी, और इससे ज्यादा क्या समझाऊं। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जीरो रेट इज एप्लीकेबल ऑन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जब आप करते हो जीरो रेट, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, इंडिया के बाहर। तो जीएसटी में ऐसा है कि भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जीरो रेट टैक्स लगाया जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर, उन्होंने वही चीज़ बोला कि एक्सपोर्ट पर जीरो रेट टैक्स लगता है। ठीक है सर, और उसके बाद इंपोर्ट जब आप करते हो, जब कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, 100 रुपये का गुड्स है, उस पर अगर अपन, और इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में अगर उसी गुड्स पर 100 रुपये का मैन्युफैक्चर हो रहा है, 18% जीएसटी लगता है, तो जो इंपोर्ट किया हुआ गुड्स है उस पर भी 18% जीएसटी लगा देंगे। क्यों, अगर इंडिया में 18% जीएसटी लग रहा है किसी गुड्स पर, और इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने पर नहीं लग रहा है, तो भाई अपन इंडिया के बाहर इंपोर्ट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हम जो भी इंपोर्ट होता है उस पर भी जीएसटी लगा दो। ये चीज़ बोलता है कि भैया जो इंपोर्ट करोगे ना उस पर हम उसके बराबर इक्वल, जितना डोमेस्टिक मार्केट में जीएसटी लग रहा है उसके इक्विवेलेंट में हम एसजीएसटी विल एक्रू टू द स्टेट। ठीक है, उस पर अपन जीएसटी लगा देंगे, और जिस स्टेट में एक्रू हो रहा है, मतलब कि जो सामान डोमेस्टिक मार्केट बोले तो जिस स्टेट में वो डोमेस्टिक मार्केट में बन रहा है, या फिर जो स्टेट में आप इंपोर्ट कर रहे हो उस स्टेट में जो रेट चल रही है उस स्टेट की रेट उठा के हम गुड्स और सर्विस पर लगा देंगे। ठीक है सर, इसलिए उन्होंने जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला, कुछ नहीं, फोकट का क्वेश्चन है, याद कर लेना, फालतू की चीजें दे रखी, सिंपल सी बात है। चलो अभी चैप्टर खत्म होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, और द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। ठीक है, आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पढ़ लो बेटा, 4-5 दिन तरीके से एग्जाम आराम से रहेगी। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ।
ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। वर्कबुक पे आता हूँ, वर्कबुक में कुछ कुछ चीज़ें बढ़ाता हूँ आपको। वर्कबुक आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एडिशन में उठा रहा हूँ लेटेस्ट वाला, अप्रैल 21 का एडिशन अपन उठा रहे हैं यहाँ पे। देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, देखो ये जो स्टडी नोट नंबर 1 और 2 दे रखा हूँ ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है अपन ने, सिर्फ इतना सा पढ़ा है। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं कराता हूँ आपको। आ जाओ, चूज अ करेक्ट ऑप्शन, कंपोजिशन, ये अभी जो चैप्टर पढ़ा उसका नहीं है, आने वाले चैप्टर में देखो हाईलाइट कर देंगे अपन येलो कलर से, जो जो पढ़ते जाएंगे हाईलाइट कर देंगे एट द एंड। जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो हमारी पूरी वर्कबुक हाईलाइटेड हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रुको 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 रुको, आरसीएम के अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। आरसीएम किस पर लगता है, रिसिपेंट टैक्स पे करता है, ठीक है सर। आरसीएम का मतलब क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन रिटर्न ऑफ गुड, नहीं द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपेंट ओनली सप्लाई गुड्स, और येलो कलर से कर दो। चलो येलो कलर कहाँ है मेरा, एक मिनट, ये चीज आंसर होगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। सिंपल 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 सी चीज अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। और इसके बाद मिक्स सप्लाई, ये वाला नहीं अभी इसमें नहीं है, कंपोजिशन भी ये नहीं है, जीएसटी ये भी नहीं है, ठीक है। चलो मैच द फॉलोइंग में क्या चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, बर्डन ऑफ जस्टिस बॉन्ड बाय, किसने किया गया, बर्डन कौन कौन करता है, हमारा फाइनल कंज्यूमर बॉन्ड करता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है नहीं, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। फर्स्ट का क्या आना चाहिए आंसर, जी, फर्स्ट का आंसर जी, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। ट्रू फॉल्स के अपन जाते हैं। आईजीएसटी एनेक्टेड बाय दी, आईजीएसटी एनेक्टेड बाय दी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, गलत है, नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्ट करता है। आईजीएसटी एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो गलत है, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स है। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मैंने आपको बढ़ाया है, मतलब यस ट्रू है इसका आंसर। मतलब देखो चीज़ें आपकी वर्कबुक में जो चीज़ें अपने स्टडी में कवर, अपने समरी बुक में चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद इस चैप्टर से नहीं है, चलो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, इज टू मेक द रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टैक्स रेट, कौन टैक्स रेट के ऊपर कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। येलो कलर से अपन कर देते भाई, जो जो चीज़ें होती जाएंगी अपन येलो कलर से करते जाएंगे, एक दिन सारी चीज़ें येलो येलो हो जाएंगी, ओके। रेसिडेंशियल हाउस, इसके अलावा इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं है। देखो आंसर इसका जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद है क्या है, एडवांटेज, देखो स्टेट ब्रीफली द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, मैंने आपको पढ़ा दिया एडवांटेज ऑफ जीएसटी, पूरा नोट्स से लिख दो, यहाँ से कुछ भी मत उठाओ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है जीएसटी के अंदर, मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा नोट्स से लिख दो, सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, कोई नंबर नहीं मिलता आपको सेक्शन नंबर का, सेक्शन का, ठीक है। ये सप्लाई चैप्टर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो छुड़वा रहा हूँ आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इंट्रोडक्शन जो चैप्टर जो भी पढ़ा है वो चीज़ मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वर्कबुक का स्टडी नोट नंबर 1 में जितने को कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया उस एडवांटेज ऑफ जीएसटी आपकी वर्कबुक में कवर है, और ऐसी क्वेश्चन चार एक नंबर दो, ये दो क्वेश्चन है सॉरी, वर्कबुक के अंदर दो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं एमसीक्यू वगैरह, एक एक दो दो नंबर में चीज पूछ ली जाती है। ये हमारा हो गया क्या, वर्कबुक का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। देखो पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं ये, इस अटेम्प्ट के नहीं है, पिछले अटेम्प्ट के जब भी जीएसटी के जो भी क्वेश्चन आए हो वो चीज़ है, और रिपीटेटिव जितने मैंने हटा दी, फालतू का कंटेंट हटा दिया, जो रिपीट हुए ना बार बार पूछो उनको हटा दिया, एक ही बार लिया उनको। व्हाट इज जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, रेफर नोट्स देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में, इसलिए बहुत छोटा से 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, जो करने वाले 4 क्वेश्चन है, 3 तो अपन ने पहले कर लिया, बस एक क्वेश्चन है वो करना है। स्टेट ब्रीफली द जीएसटी के नेटवर्क, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट फीचर्स ऑफ जीएसटी डायरेक्ट है, रेफर नोट्स, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि कौन कौन से कमोडिटीज हैं जीएसटी के बाहर रखा गया है, तो भैया वही चीज नोट्स को देख लो भैया, क्या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हटा दी है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हटा दी है, और 5 ऐसी चीजें भैया, जरा सा झूम लो तुम, जरा सा घूम लो तुम, ये वाली चीज, ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीटेड है। तो ये क्वेश्चन है साइलेंट फीचर ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हमको साइलेंट फीचर देना, ये भाई साहब एक कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, जब आप 3 4 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो आराम से चीजें समझ आएगी। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, आईजीएसटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। देखो आईजीएसटी वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीवी, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, आप चाहो तो याद कर लो, नहीं भी करो तो कॉमन आंसर है, कुछ भी लिख देना इसके बारे में कि भैया आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। सेलर जो होता है कलेक्ट करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है। ओरिजिन स्टेट, जहाँ पे ओरिजिन स्टेट बोले तो मैंने अगर सप्लाई की हुई है तो मेरा स्टेट का ओरिजिन स्टेट होगा ना, मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्शन किया होगा, तो ये ओरिजिन ऑफ स्टेट है कोई भी गुड्स या सर्विस का, तो ये कलेक्ट करेगा और ऊपर दे देगा गवर्नमेंट को, चार्ज करेगा आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे लगाना है, सिंपल सी चीज़ है।
आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपको पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, अभी मैं नहीं समझा सकता, जब चैप्टर आएगा उसको मैं वहाँ समझा दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको समझा दिया भैया, जो आईटीसी का जैसे होलसेलर रिटेलर आईटीसी का पेमेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। और ये पेमेंट से रिलेटेड मैं आगे आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। हम्म, ये सप्लायर होता है, सेलर ऑफ जो सर्विस है, उसको अपने रिटर्न्स में दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने आईजीएसटी सेल की, किसको की, यूपी को की, एमपी को की, राजस्थान को की, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी पता पड़ेगा किस स्टेट में की, इसलिए को समझाना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ ब्रांच, ये चीज़ इसमें नहीं, आने वाले चैप्टर में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ठीक है, ये वाली भी आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा, ये दोनों चीज़ें आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईजीएसटी विल बी लिमिटेड ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। और सर्विसेज देयरफॉर इम्पोर्ट विल बी अट्रैक्ट, इम्पोर्ट विल अट्रैक्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। देखो सीधी सी बात है, जो आप इम्पोर्ट करोगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी भी लगती है, आईजीएसटी भी लगता है, दोनों चीज़ें लगती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दे रखा हो, बस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। ये पिछले टर्म के क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर्स में आए हुआ है, ठीक है। जब से जीएसटी आया हुआ, और भी क्वेश्चन थे जो मैंने, कुछ क्वेश्चंस थे देखो मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है, कहाँ पे, हमारी जो बुक है ना, ये नीचे वाले जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने यही कवर कर लिया है, जो अब लास्ट अटेम्प्ट में आए हुए, प्रीवियस अटेम्प्ट में आए हुए, ये वाला, अरे ये वाला हो गया, ठीक है। और ये आए हुए क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपका स्टडी मटेरियल एक बार चेक करा देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़, कोई चीज़ छोड़ तो नहीं थी भाई, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉरी, स्टडी नोट नंबर 1 है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, चलो आ जाओ, स्टडी नोट नंबर 1 पे आ जाओ, ठीक है साहब। ये चीज़ अपन ने पढ़ा दी भैया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बीच में अमेंडमेंट वाला भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। ये पेट्रोलियम क्रूड, ये वाली चीज़ अभी पढ़ ली, टोबैको वाला, ठीक है। और ये वाली भी चीज़ पढ़ ली, बताओ कोई दिक्कत हो तो समझाओ मेरे को। व्हाट इज जीएसटी, ये पढ़ लिया, एडवांटेजेस भी पढ़ लिया, वन नेशन वन टैक्स है, ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने, डुअल जीएसटी मॉडल होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटी जीएसटी जीएसटी पढ़ लिया अपन ने। ये याद मत करना यूनियन टेरिटरीज को, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में याद करा दूंगा, अभी याद मत करना, ये तुम याद करने बैठ जाओ, ये भी अपन ने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। जीएसटी का नेटवर्क, जीएसटीएन, ये भी पढ़ लिया अपन ने, बताओ छूटा क्या है बताओ, ठीक है। काउंसिल भी पढ़ लिया अपन ने, गाइडिंग प्रिंसिपल फंक्शंस भी पढ़ लिए, ठीक है सब, बताओ छूटा क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा दूंगा। बिजनेस की डेफिनेशन नॉट इंपॉर्टेंट, बिजनेस वर्टिकल नॉट इंपॉर्टेंट, कैजुअल टैक्स वाले पर्सन पढ़ा दिया। कंपोजिट सप्लाई आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चैप्टर 3 में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मतलब ये भी अपन ने कर लिया, ठीक है, कर लेंगे। कंसिडरेशन भी पढ़ाऊंगा आपको आने वाले चैप्टर्स में, कंटिन्यूस सप्लाई पढ़ा दे, कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स सर्विस, ये कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स में आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट जरूरत नहीं है पढ़ाने की, गुड्स का मतलब आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इंडिया मतलब जरूरत नहीं है पढ़ने की। आईटीसी पढ़ा दिया भाई, आईटीसी चैप्टर में भी पढ़ा दूंगा मैं। नॉन टेक्सुअल सप्लाई पढ़ा दिया, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। प्रिंसिपल सप्लाई नहीं पढ़ना, आने वाले चैप्टर में। रिसिपेंट ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ना है। रिवर्स चार्ज पढ़ा दिया, सर्विस का मतलब आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सप्लायर नहीं पढ़ना, टैक्सेबल पर्सन भी नहीं पढ़ना, टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं पढ़ना, ठीक है साहब। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।